बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। अगर आप आज लाहौर में हैं तो आपको सुबह सुबह इतनी सख्त धुंध मिलेगी। वैसे तो 2 दिन से लाहौर के अंदर बहुत धुंध है। आई वंडर हाउ, मतलब क्योंकि फरवरी में नॉर्मली बहुत पहले हम जो फॉग है उसको एक्सपीरियंस किया करते थे, लेकिन अभी रिसेंट टाइम्स में तो फॉग फरवरी में तो नहीं होती। लेकिन स्टिल जी अगर आप ट्रैवल करें, क्योंकि फ़्लाइट सिस्टम्स बड़े अपसेट हो रहे हैं, मोटरवेज़ बंद हैं, फिर रोड्स पे भी ध्यान से ड्राइव करने की कोशिश करें, क्योंकि जो फॉग का मामला होता है ये बड़ा ट्रिकी होता है। इसमें अक्सर लोग ओवर स्पीडिंग कर लेते हैं या अपनी लाइट्स का इस्तेमाल नहीं करते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। और प्लीज़ वन वे आने से इज्तनाब करें आजकल इस फॉग के वेदर के अंदर। ये मेरे वो एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं रोज़ रोड के ऊपर देखती हूँ, तो इसलिए मैं साथ साथ सुबह सुबह कह देती हूँ। जनाब अगर आपने वीकेंड के ऊपर ख़बरें नहीं देखी, कोई बात नहीं, मैंने भी नहीं देखी। मैंने भी ख़ुद को आके सुबह सुबह अपडेट करने की कोशिश की है कि क्या सूरत हाल है। जब से जी मुतनाज़ा 26वीं आईनी तरमीम सामने आई है, हुकूमत पर अदलिया में दरार डालने और इसे कंट्रोल करने के लिए कोर्ट पैकिंग के इल्ज़ामात का सिलसिला भी जारी है। और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जी सिंध, बलोचिस्तान और लाहौर हाई कोर्ट से एक एक जज की तैनाती पर इस तनकीद में मज़ीद इजाफा भी हो रहा है। और कहा जा रहा है कि अब हुकूमत अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लाने के लिए ऐसे इकदाम कर रही है। इस्लामाबाद की जी वकला तंजीमों ने भी जजेस के तबादले को मुस्तरद किया है और आज से उन्होंने जो स्ट्राइक है, हड़ताल है, वो करने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ जी 10 फरवरी वाला मामला, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास है, इस दिन लाहौर के वकला ने इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान कर दिया है और एक दरख्वास्त भी दायर हुई है कि इस वक्त तक 8 जजेस सुप्रीम कोर्ट में तैनाती नहीं की जाएगी जब तक 26वीं आईनी तरमीम का केस जो है ज़ेरे समात है। दूसरी ये तो हो गया जी अदालतों का मामला। दूसरी जानिब जो सियासी सूरत हाल है उस पर भी बात करें तो तहरीक इंसाफ फिर से एहतजाज के लिए सड़कों पर आने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए 8 फरवरी को जी सवाबी और लाहौर में जलसा करने का ऐलान कर रखा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पीटीआई पे वाज़ेह किया कि अगर उन्होंने 8 फरवरी को एहतजाज किया तो फिर उनके साथ वही होगा जो 26 नवंबर को हुआ था। इस पर जो रिएक्शन आया जुनैद अकबर साहब का, उन्होंने कहा कि कोई किसी गलतफहमी में ना रहे, इस बार तैयारी के साथ इस्लामाबाद जाएंगे। तहरीक इंसाफ की ये जो एहतजाज की हिकमत अमली है, आगे से हुकूमत की जानिब से जो स्टांस अपनाया गया है, इस पर भी बात करेंगे और सारी सूरत हाल पर तज्जिया लेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार इम्तियाज़ गुल साहब मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ धुंध नहीं है, आपके यहाँ धुंध हो हमारी खुशकिस्मती है। ये सर आप खुशकिस्मत है इस मामले में, क्योंकि धुंध में बड़ा मुश्किल हो जाता है कम्यूट करना, लेकिन आई होप वेदर तो अच्छा होगा इस्लामाबाद का। जी अभी बेहतर हो रहा है, सर्दी कम हो गई है। चलें, लेकिन दैट्स ग्रेट। अच्छा जी इम्तियाज़ गुल साहब, ये जो अदलिया में दरार डालने का मामला हो, कंट्रोल करने के हवाले से हुकूमत के ऊपर बात हो रही है और अब ये जो नए जजेस की तैनाती का मामला है, इस पर भी खासी तनकीद हो रही है। मैं आपका कमेंट इस पर चाहूँगी। देखिए 26वीं तरमीम आई थी और उसका लगता है बुनियादी मकसद यही था कि एक तरफ अदलिया के जो इख्तियारात हैं कम किए जाएँ और उसी को फिर इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल करें अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करने के लिए। हमारे जो हुक्मरान हल्के हैं, चाहे वो सिविल हैं, मिलिट्री हैं, तो उनकी ख्वाहिश 26वीं तरमीम के ज़रिए पूरी हुई और उसको आपको मालूम होगा क्योंकि 12 पिटिशन्स हैं 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ बार एसोसिएशंस की तरफ से और साबिका कोई प्रेसिडेंट्स हैं उसके बार एसोसिएशंस के 12 के करीब हैं तकरीबन। और उसकी बुनियादी वजह यही कि सब समझते हैं कि इस 26वीं तरमीम के ज़रिए अदलिया को तकसीम करने की और अदलिया के इख्तियारात लेने की बड़ी कारी ज़रब लगाई गई है अदलिया की आज़ादी पे। और जो हम देख रहे हैं कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने के लिए बाकायदा अमल का आगाज़ हो गया है और सिंध और बलूचिस्तान के जो सुदूर हैं उनकी बार एसोसिएशंस के, उन्होंने उसको खुशामदीद कहा है, जबकि वकला की गालिब अक्सरियत ने इन 26वीं तरमीम और
ये जो जजों के साथ, अदलिया के साथ इस वक्त हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ भरपूर मुज़ाहमत का ऐलान किया है। मेरा ख़्याल है कल से हड़तालें भी शुरू हो रही जी। हैं। तो एक बड़ी अफ़सोसनाक सूरत हाल है जो डेवलप हुई है अभी 26वीं तरमीम के बाद। अच्छा गुल साहब, कहा यह जा रहा है कि जो नई 8 नए जजेस की तैनाती का मामला है जिस पर हम एहतजाज कर रहे हैं, ये सारा जो प्लॉट है, जो तनकीद करने वाले कह रहे हैं जी कि ये प्लॉट जो है नए चीफ जस्टिस के हवाले से, अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस के हवाले से किया जा रहा है ये प्लॉट बिल्ड। डू यू थिंक द सेम? ज़ाहिर है जी, आपको अगर सीनियर जज आएगा तो फिर तो बारी उसी की आएगी। यानी जो इस वक्त मौजूदा जज साहिबान हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, अगर उनसे ज़्यादा उम्र का, ज़्यादा तजुर्बे का कोई भी साहब आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस तो वही बन जाएंगे, क्योंकि वहाँ तो उमूमी तौर पे सीनियरिटी के उसूल के मुताबिक तय होता है कि चीफ जस्टिस किसने बनना है। लेकिन असल सवाल तो ये होता है कि आप किस शोहरत के साहब को बतौर दूसरी हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ला रहे हैं। और वही वजह तनाज़े है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कब तो उसमें दो नुक्ते नज़र हैं। कोई कह रहे हैं कि जी अगर इसमें चारों सूबों से लोग आ जाएं, नुमाइंदगी हो जाए तो ये फिर वफाकी अदालत बन जाएगी। लेकिन मसला ये है कि ये वफाकी अदालत नहीं है। वफाकी अदालत तो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में नुमाइंदगी अगर कोई कायम रखना चाहता है बाकी सूबों की तो वो ठीक है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मतलब है इस्लामाबाद हाई कोर्ट दारुल हुकूमत से मुताल्लिक है और उस पे अक्सर लोग बड़े मोतरस हैं कि बाहर से, बल्कि ख़ुद तो 6 जजों ने ख़त भी लिख दिया इसके ऊपर कि हमें दूसरी किसी हाई कोर्ट का जज नहीं चाहिए। अच्छा गुल साहब, ये तो एहतजाज, अब चूँकि वकला हम जानते हैं कि जब भी सड़कों के ऊपर निकलते हैं, आप अगर हम माजी में भी देखें, आप एक केओस तो होता है और फिर ज़ाहिर एक प्रेशर भी बिल्ड होता है। आपको लगता है कि ये जो एहतजाज और 8 फरवरी में जिस दिन ये जुडिशल कमीशन का इजलास है, उस तरफ भी वकला ने इस्लामाबाद की तरफ मार्च के हवाले से कॉल दी है और फिर हम मुख्तलिफ बार्स के सदूर की जानिब से भी जैसे आपने मेंशन किया कि तो ये जो प्रेशर बिल्ड किया जाएगा या होगा, इससे कोई इस चीज़ में फ़र्क पड़ेगा? देखिए, उस पर मेरा ख्याल है कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये बात की है कि 26वीं तरमीम जो है वो मुतनाज़ हो गई है। किसी और साहब को भी मैं बयान पढ़ रहा था, मेरे जहन में अभी नाम नहीं आ रहा है। और जो चीज़ मुतनाज़ हो जाती है वो मेरा ख्याल है उसका फिर ख़त्म होना ही बेहतर होता है। उसके लिए एक नई तरमीम भी आ सकती है, क्योंकि जो कुछ इस वक्त हो रहा है, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से या सुप्रीम कोर्ट में जो रेगुलर बेंच और आइनी बेंच की जंग छिड़ी हुई है, मालूम नहीं है कि असल चीफ जस्टिस कौन है। यानी हामिद खान साहब ने तो ये कहा कि हमारे चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जबकि याया अफरीदी को ज़ाहिर है 26वीं तरमीम के नतीजे में वो बनाया गया चीफ जस्टिस। सो बड़ी ये एक मोमेंटम तो बन रहा है। और फिर 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से भी एहतजाजी तहरीक शुरू हो रही है। तो एक तरफ वकला हैं, जज आपस में बटे हुए हैं, और तीसरी तरफ पीटीआई की एक और कॉल है। मालूम नहीं अब इस मुल्क में क्या होने जा रहा है, क्योंकि हुक्मरान तबके ने हमेशा ये कोशिश की है, साल साल से हम देखें कि वो ख़ुद को मजबूत करने के लिए मुल्क की यकजहती में दरारें डालने से गुरेज नहीं करते हैं। ऐसे इक़दाम करते हैं जिससे जो नेशनल सॉलिडारिटी जिसको कहते हैं, कौमी यकजहती, वो बराह रास्त मुतासर होती है। लेकिन ज़ाहिर है जो एक दफ़ा वज़ीर आज़म की सीट में बैठ जाता है, सदर बन जाता है, या फिर जो आर्मी चीफ़ बन जाता है, वो फिर समझते हैं कि वो अक्ल कुल हैं और अपनी मर्ज़ी से वो इक़दामात कर सकते हैं, जिसके ज़रिए उनका वो सब लोगों को तो ये कहा जाता है कि हम आपकी फ़लाह व बहबूद के लिए कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह ये पीका ऑर्डिनेंस है ज़राए इब्लाग से मुतल्लिक, या फिर 26वीं तरमीम है, ये कोई न तो अवामी मफाद में है, न ही मीडिया के मफाद में है, न ही अदलिया के मफाद में है।
एब्सोल्युटली। अच्छा गुल साहब, आपने भी एहतजाज का जिक्र किया। अब जाहिर है हमने 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ ने सवाबी और लाहौर के अंदर जो जलसा है उसकी कॉल दी है, लेकिन हम रीसेंट टाइम्स में देखें तो जब भी तहरीक इंसाफ की तरफ से इस तरह की कोई कॉल आई है तो हुकूमत ने उसके अगेंस्ट काउंटर स्ट्रैटेजी बनाई है और वो कहीं ना कहीं असरअंदाज भी हुई है। वी ऑल नो दैट। डू यू थिंक कि इस बार जो जुनैद अकबर साहब कह रहे हैं कि हम पूरी तैयारी के साथ इस्लामाबाद पहुँचेंगे, वो तैयारी इतनी हेल्पफुल होगी तहरीक इंसाफ के लिए? क्योंकि मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि 8 फरवरी को फिर ये मत कहिएगा कि 26 नवंबर वाला सलूक करेंगे हम। कि बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल है। एक तरफ तो आपने देखा होगा शेर अफजल मरवत साहब पहले आए थे बड़े एक राइजिंग स्टार बन के, लेकिन वो भी बड़ी जज्बाती बातें करते थे। वो बातें करते करते आज वो साइड लाइन हो गए। जुनैद अकबर साहब भी ऐसे ही जज्बाती मालूम होते हैं। उनके मैं चंद बयानात पढ़ रहा था जो कि एक अहम पोजीशन मिलने वाले साहब को नहीं करनी चाहिए ऐसी बातें। और बाकी जहाँ तक मोहसिन नकवी साहब का ख्याल है तो वो तो एक ख़ास सोच के हामिल शख्स हैं और इस मुल्क में कहतुल रजाल देख लीजिए कि वो सेनेटर होने के साथ साथ वफाकी वज़ीर दाखिला भी हैं, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं और बदकिस्मती से चूँकि और कोई वज़ीर ख़ारजा नहीं है तो उनको वज़ीर ख़ारजा का काम भी करना पड़ गया है। हाल ही में अमेरिका जो गए थे मुख्तलिफ़ लोगों से मिले और उसके बाद आपने देखा कि अरबों डॉलर की सरमाकारी का वादा करने वाले जेंट्री बीच जो हैं वो भी पाकिस्तान आए हैं। तो हो सकता है कि मोहसिन नकवी साहब जिस सोच की नुमाइंदगी करते हैं वो सोच पाकिस्तान को इन तमाम बहरानों से निकाल ले, कतई नज़र इसके कि इन कानून अदलिया और मीडिया के साथ और आवाम के साथ क्या होता है। हो सकता है इनके अपने इरादों में ये कामयाब हो जाएं। अच्छा गुल साहब, अभी जो तहरीक इंसाफ एहतजाज किया, जलसों के हवाले से बात करी और आपने जुनैद अकबर साहब का जिक्र किया कि उनकी जो पॉलिसी है या स्ट्रैटेजी है इट्स वेरी एग्रेसिव, जो उनके बयानात से लगता भी है। आपको लगता है कि ये जो एहतजाज, धरने, ये सारी चीज़ें इन मामलात का हल हैं? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बातचीत से ही मामलात कहीं ना कहीं ऐसी जमहूरी जगह पर या रियासत के अंदर सॉर्ट आउट होते हैं। तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से एहतजाज को ख़त्म किया और उससे पहले हुकूमत जिस तरह से एहतजाज जो मीटिंग है उसको लेकर चल रही थी, इजलासों को जो 4 मीटिंग्स हुई, तो आप समझते हैं कि ये बातचीत से ही मामला हल होना चाहिए था, ना कि हम ये एहतजाज, धरने और अब फिर इस तरह की सियासत देखें मुल्क के अंदर? देखिए, दुनिया भर में तनाज़ात तो हल होते हैं बातचीत ही से, लेकिन जहाँ पे बातचीत अगर इस बुनियाद पे हो कि जो कुछ कल तक हुआ था उसको आप भुला दें, अब सिर्फ मुस्तकबिल की बात करें, वो मुज़ाकरात नहीं होते हैं, वो एक डंडा होता है, एक डिक्टेशन होती है। इस वक्त पीटीआई को भी इसी सूरत हाल का सामना है कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात, सियासी असीर, सियासी मुकदमे, तो ये सारी बातें इस तरह की हैं कि उसके हवाले से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाना चाहते हैं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो है वो उनके इजलास नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से फ़ैसलों में बेशुमार ताख़ीर हो गई है, साल होने को आया है। तो ऐसे हालात में कोई ये नहीं कह सकता कि आप अपने मुतालबात छोड़ के आके वो काम करें जो हम कह रहे हैं। इसको मुज़ाकरात नहीं कहा जाता है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो तो ऐसी ही है। कतई नज़र इसके कि पीटीआई के अंदर कितने इख्तिलाफ़ात हैं। बुनियादी बात यह है कि जब आप तनाज़े का सबब बनने वाले उमूर पे बातचीत से गुरेज़ा हों, जुडिशल कमीशन अगर नहीं बनता है, इलेक्शन नताइज में जो फ्रॉड हुआ था उसको एड्रेस नहीं करते हैं, कैदियों को रिहा नहीं करते या कोई इशारा भी नहीं देते, केसेस ख़त्म करने का प्रोसेस नहीं शुरू करते, तो फिर मुज़ाकरात का किस चीज़ पे मुज़ाकरात कर रहे हैं, ये तो मुझे समझ नहीं आती। और इससे फिर ज़ाहिर है जो मुतासरा फ़रीक होता है उसके पास तो फिर एक ही ज़रिया होता है, एक ही तरीका है कि जी आप आएँ, सड़कों पे आ जाए, एहतजाज कर लें। अच्छा, आपने पीका कानून के हवाले से कहा, ख्वाजा साद रफ़ीक की आज स्टेटमेंट भी मैं देख रही थी, वो कह रहे हैं जी मुशावरत से इसमें तरमीम लाई जाएँ, लेकिन जो
ये सारा मामला हुआ है, इस पे जो एहतजाज किया जा रहा है, हमने देखा है कि माजी के अंदर जब तहरीक-ए-इंसाफ ने ये एक्ट लाने की बात की थी तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने जिस तरह से मिलकर सहाफ़ियों के साथ बयानात दिए थे, एहतजाज के अंदर शिरकत की थी, अब वही चीज़ रिपीट हो रही है और वो साइकिल अब ऑपोजिट हो रहा है। आप ये लाना और इस पर जल्दबाजी के अंदर लाना, गुल साहब क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, ये कानून ओरिजिनली पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत ही में आया था 2016 में। उस वक्त पीटीआई ने शोर मचाया था, फिर पीटीआई के दौर में कुछ 2022 में तरामीम हुई फरवरी में, और ये वो टाइम था जब पीटीआई पे पहले ही बुरा वक्त आया हुआ था और वो प्रेशर में थे। उनको कहा जा रहा था कि ये आप कानून साजी कर लें। अब मौजूदा हुकूमत तो बेचारी प्रेशर के अंडर होगी, उसको जो कहा जाता है वो कर रहे हैं, तो उन्होंने भी किसी के कहने पे लगता है ये सारी तरामीम करवा ली, क्योंकि इन लोगों का जो माइंडसेट है इस वक्त पाकिस्तान में उसके मुताबिक यही है कि आप प्रेशर डाल लें, पाबंदी लगा लें, फ्रीज़ कर दें, इंटरनेट को डाउनग्रेड कर दें, फायरवॉल लगा लें तो आपके मामलात हल हो जाएंगे। अल्लाह करे कि ऐसे ही मामलात हल हो जाएं। ये तो पाकिस्तान हम देख रहे हैं कि अगर सरमायाकारी को देख लें, यहाँ पे ग्रोथ को देख लें, सिर्फ गैर मुल्की तरसीलात ज़र्स आने से तो कोई मईशत बेहतर नहीं होती है, उसमें तो कमी बेशी होती रहती है। असल पैमाना ये होता है कि क्या पाकिस्तान के अंदर पैदावारी सलाहियत में इजाफ़ा हुआ, उसके ज़रिए नई नौकरियाँ आई, उसके ज़रिए आप एक्सपोर्ट्स बरामदात ज़्यादा कर सकते हैं, जिसके ज़रिए पैसे आप डॉलर्स कमा सकते हैं। तो असल पाकिस्तान के मसाइल वो हैं जिस पे इनको तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि पीका के ज़रिए पीका कानून ले आए, अदली 26वीं तरमीम ले आए। इन मामलात से मुआशरा जो है एक उल्टी सिमत में जा रहा है, हमने एक रिवर्स गियर लगा हुआ है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर हमारे हुक्मरान पाकिस्तान को भी म्यांमार और मिस्र की सफ़ में ला खड़ा करना चाहते हैं तो फिर बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह करे कि ये मंसूबे इनके कामयाब हो जाएं। थैंक यू वेरी मच गुल साहब, बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर अपना तज्ज़िया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। क्रिकेट के हवाले से मैं कुछ बेखबर थी, लेकिन अब मैं बाखबर हो चुकी हूँ थोड़ी देर पहले तक। जनाब, आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जी 31 जनवरी को प्रेस रिलीज़ के लिए चैम्पियंस ट्रॉफी के जो स्क्वाड है उसका ऐलान कर दिया है जी। ये 15 रुकनी स्क्वाड है जिसमें फ़खर जमान, खुशदिल शाह, सऊद शकील और फ़हीम अशरफ की वापसी हुई है। अगरचा फ़खर जमान की जो वापसी की खबर है, ये खबर है जो कि 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर आपको पता है बड़ी इंडिया के ख़िलाफ़ शानदार सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं, मगर टीम सिलेक्शन के बायस एक बार फिर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो तनकीद का निशाना बन रहा है। एक तरफ फ़हीम अशरफ के बारे से बात की जा रही है और खुशदिल शाह की जो वापसी है उस पर सवालात उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी बल्कि इनफैक्ट तीसरी जानिब उस्मान खान जैसे खिलाड़ी को विकेट कीपर के तौर के ऊपर मुंतखब किया जाना, जो अभी तक वनडे मैच नहीं खेल पाए हैं, ये भी मज़ीद कंट्रोवर्शियल हो रहा है। इसके अलावा स्क्वाड में जी 5 बैटर्स हैं, 3 ऑलराउंडर्स हैं, 2 विकेट कीपर बैटर्स हैं, फिर एक स्पिनर हैं, 4 फास्ट बॉलर्स हैं। इसके अलावा टीम में इब्रार अहमद के साथ एक स्पिनर की गैर मौजूदगी पर भी बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। क्या ये सिलेक्शन ठीक है, नहीं है, इस पर हम तज्जिया लेंगे। साथ ही चैम्पियंस ट्रॉफी में जो से पहले होने वाली जो ट्राई नेशन सीरीज़ है, इसमें बाबर आजम जो है फ़खर जमान के हमरा ओपनिंग करेंगे और बाबर आजम को जिम्मेदारी इसलिए दी गई है कि वो टीम में वो रोल प्ले कर सकें जो भारतीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर ने अपनी ओपनिंग के दौरान किया था। ये मैंने नहीं कहा, ये लोग कह रहे हैं। अच्छा जी, क्या सूरत हाल है ये, और इस पे हम तज्जिया ले लेंगे। हमारे साथ इस वक्त काशिफ शबीर साहब मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो जी स्क्वाड का ऐलान हो गया चैम्पियंस ट्रॉफी के। हम पिछले कई दिनों से बात कर रहे थे कि स्क्वाड ऐलान नहीं हो रहा, क्या वजह है जी, इतना बड़ा इवेंट है, हम होस्ट कर रहे हैं, चले देर आए। आपको लगता है देर आने के साथ दुरुस्त भी आए हम?
देखें, बड़ा ही इम्पोर्टेंट इवेंट है और दूसरी बात है पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहे हैं और एज अ होस्ट कंट्री पाकिस्तान को ये पता होना चाहिए कि हमारी विकेट्स कैसा बिहेव करेंगी, वहाँ पर किस किस्म का स्क्वाड हमें चाहिए, क्या स्पिनर्स के साथ जाना है, क्या फास्ट बॉलर्स के साथ जाना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप दुनिया की टीम का कंपैरिजन किया जाए तो उनका ज़्यादा फोकस अपने स्पिनर्स के ऊपर रहा है। हर टीम जो है वो 3-3 4-4 स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान आ रही है, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ एक रिकग्नाइज स्पिनर के साथ जा रहा है जो कि हैं इब्रार। उसके अलावा सलमान अली आगा स्पिन कर सकते हैं, खुशदिल शाह स्पिन कर सकते हैं, लेकिन सब वो पार्ट टाइम बॉलर्स हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो एक मेरा ख्याल है सवालिया निशान बनता है। और जहाँ तक हमारे बाबर आजम का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है ये अच्छी ट्राई है कि हम इस ट्राई नेशन सीरीज़ में ट्राई करके देख लेते हैं कि बाबर आजम क्या वो रोल अदा कर सकते हैं एज एन ओपनर के नहीं, क्योंकि साइम अयूब की एब्सेंस में असूलन तो हमें एक ओपनर के लिए जाना चाहिए था, एक ओपनर को लेके आना चाहिए था एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ साइम अयूब, लेकिन हमने वो नहीं किया। खुशदिल शाह को लेकर आ गए हैं। फ़हीम अशरफ की कारकर्दगी जो है बांग्लादेश प्रीमियर लीग की वजह से उनको टीम में शामिल किया गया है। फ़खर ज़मान की डेफिनेटली टीम में जगह बनती थी और उनको टीम में लाना चाहिए था। ये एक अच्छा इंक्लूजन है इनटू द टीम। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि टीम बैलेंस नज़र आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो चीज़ एक लकूना नज़र आता है वो शायद स्पिन डिपार्टमेंट में है। स्पिन डिपार्टमेंट शायद हमारा थोड़ा सा कमज़ोर है, वहाँ पर हमें थोड़ा सा उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। मुझे लग ये रहा है कि शायद इस ट्राई नेशन सीरीज़ के बाद पाकिस्तान दोबारा से सोचे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कि हमने क्या उसी टीम के साथ जाएंगे कि उस टीम के साथ नहीं जाएंगे। मुझे ये लगता है। आपको लगता है ये कि हमारे पास इतना टाइम है इस, क्योंकि वी आर ऑलरेडी लेट टू द पार्टी स्क्वाड वाले ऐलान में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप पिछला वर्ल्ड कप देखें, पिछले T20 देखें, तो पाकिस्तान हमेशा से आखिरी टीम होती थी जो अपनी टीम अपना स्क्वाड अनाउंस करता था। तो ये तो हमारा हमेशा से किसी और चीज में कंसिस्टेंट हो ना हो, हम इस चीज में भरपूर कंसिस्टेंट है कि हमने एंड में स्क्वाड का ऐलान करना है। मैं ये समझता हूँ कि चूंकि एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है पाकिस्तान में, हमें मुकम्मल तौर पर टीम को बैक करना चाहिए और हमारी ये ख्वाहिश है और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि टीम जो है वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करे, एटलीस्ट सेमीफाइनल में क्वालिफाई करे और उसके बाद फाइनल भी खेले इंशाल्लाह। तो ये इंशाल्लाह टीम में कैपेबिलिटी है। अभी आप पास्ट में अगर देखें तो हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, तो एक अच्छे मोराल के साथ टीम जो है वो जेल होकर आई हुई है। और कैप्टनसी का जहां तक ताल्लुक है, देखें कैप्टनसी इज़ वेरी वेरी क्रूशल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वहाँ पर रिजवान ने साबित किया कि ही इज़ अ वेरी गुड कैप्टन, ही इज़ अ कैप्टन हु कैन मैनूवर एनी सिचुएशन, और जिसको बदलना भी आता है और इसके अलावा संभालना भी आता है सिचुएशन का। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कैप्टन। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद ये करते हैं कि टीम हमारी अच्छी परफॉर्म करेगी इन द चैंपियंस ट्रॉफी एंड ट्राई नेशन सीरीज। अच्छा काशिफ साहब, अभी आपने स्क्वाड के हवाले से बात की है और आपने कहा है कि हमें बैक करना चाहिए। नो डाउट वी शुड, बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली हम जब ये क्रिकेट पे बात कर रहे होते हैं तो जाहिर है एनालिस्ट बहुत क्रिटिकल होते हैं और समटाइम्स हम बहुत ज़्यादा ब्रूटल भी हो जाते हैं आई मस्ट से कि भाई क्रिटिसिज्म के अंदर। बट डू यू थिंक कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको हमें ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ को, क्रिकेट बोर्ड को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो हम प्लेयर्स सिलेक्ट कर रहे हैं उनकी जो प्रेजेंस है वो टीम को किस हद तक या किस सिनेरियो के अंदर फ़ायदा दे सकती है, या उसकी जगह हमारे पास ऑल्टरनेट प्लेयर्स नहीं है। मैं किसी ख़ास प्लेयर पे बात नहीं कर रही हूँ, मैं इन जेनेरिक बात कर रही हूँ कि क्या हम उन पुराने प्लेयर्स को जो कई अरसे से टीम से आउट हैं उनको हम वापस लेकर आ रहे हैं इतने बड़े इवेंट के लिए। डोंट वी हैव ऑल्टरनेट प्लेयर्स फॉर देम जो नए हों, जिनको जो फेमिलियर हों उस फॉर्मेट से, कंडीशन से? देखें, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई थी वहां पर एक अच्छा कॉम्बिनेशन पाकिस्तान का बन गया था। उसी कॉम्बिनेशन को पाकिस्तान ने कंटिन्यू किया इन साउथ अफ्रीका और उसके रिजल्ट्स हमारे सामने आए। और अगर साइम अयूब की इंजरी ना होती तो मुझे लगता है कि वही कॉम्बिनेशन दोबारा से इस चैंपियंस ट्रॉफी और ट्राई नेशन में आना था।
लेकिन एक प्लेयर के निकल जाने के बाद थोड़ी सी टीम में चेंजेस डेफिनेटली हुई हैं। इरफान नियाजी का नाम नहीं आ रहा, जो कि बहुत अच्छा प्लेयर था, जिसने परफॉर्म भी करके दिखाया है और जो मुश्किल वक्त में अच्छा स्ट्रोक प्लेयर भी है, उसका नाम नहीं आया। लेकिन फ़हीम अशरफ का आना एक क्वेश्चन मार्क डेफिनेटली है, क्योंकि क्या फ़हीम अशरफ की पेस वाला ऑलराउंडर पाकिस्तान को फायदा पहुंचा सकता है कि नहीं पहुंचा सकता, ये क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि वहां पर मैं समझता हूं कि एक स्पिनर का, रिकग्नाइज स्पिनर का होना पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर हो सकता था, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 9 बैट्समैन आपके पास मौजूद हैं और ऐसे 9 बैट्समैन हैं जो कि मतलब हर बैट्समैन एक अच्छी इनिंग, अच्छा रोल प्ले कर सकता है। तो वहां पर ऐसा ऑलराउंडर के आने की कोई ज़रूरत नहीं बनती थी, स्पिनर के आने की ज़रूरत बनती थी। उसके अलावा जो चैंपियंस ट्रॉफी होती है उसमें आप, और इतने बड़े इवेंट में आप नए लड़कों का इंतखाब नहीं करते, एक एक्सपीरियंस को लाना को तरजीह देते हैं, और ऐसा एक्सपीरियंस कि जो करंट खेल भी रहा हो, जो इन्फॉर्म भी हो, जो एक्सपीरियंस भी हो, तो उसका बेहतर होता है कि टीम के अंदर आए। तो मैं समझता हूँ कि साउद शकील का आना, कामरान गुलाम का आना, फ़खर जमान का वापस टीम में आना, यहाँ तक तो बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे सिर्फ एक प्लेयर के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, और वो है फ़हीम अशरफ, कि उसका टीम में इंक्लूजन एट दिस क्रूशल जंक्शन, मेरा ख्याल है वो शायद टीम को प्रॉब्लम क्रिएट करे। अदरवाइज टीम का कॉम्बिनेशन ठीक नज़र आ रहा है। अगर आप फास्ट बॉलिंग में देखें तो नसीम शाह, हसनैन, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी, 4 अच्छे पेसर्स पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, जो कि किसी वक्त भी गेम का पांसा जो है वो पलट सकते हैं। बैटर्स हमारे पास ऐसे मौजूद हैं कि जो एक पार्टनरशिप भी अच्छी लग जाए तो वो स्कोर को आगे लेकर जा सकते हैं। तो ओवरऑल टीम का कॉम्बिनेशन ठीक नज़र आ रहा है। सिर्फ स्पिन डिपार्टमेंट का मुझे लगता है क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान के। स्पिन डिपार्टमेंट का क्वेश्चन मार्क है। अच्छा जी, तैयारी, अब हमने स्टेडियम तैयार कर लिए हैं अपने, हमारी स्क्वाड का ऐलान हो गया है, और अभी आपने कहा कि एक ट्राई नेशन सीरीज़ है जो हमने खेलनी है, लेकिन उसके बाद हो सकता है, यू नेवर नो, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ भी हो सकता है, हम टीम के अंदर कोई और चेंजेस लेकर आए डिपेंडिंग ऑन हाउ दे प्ले इन दैट ट्राई नेशन सीरीज़। बट स्टिल जो हमारी कंडीशंस हैं और जो टीम्स आ रही हैं, ज़ाहिर है वो भी अपने अपने मुल्कों से खेलने के लिए आ रही है, उनकी तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त होगी। आप हमारी टीम के ऊपर प्रेशर को लेकर मेरा सवाल है कि आप क्या समझते हैं, क्योंकि एक होस्ट के ऊपर ऑलरेडी वैसे समटाइम्स बहुत प्रेशर होता है, और जब आप इतने एंड मोमेंट के ऊपर बहुत सारी चीज़ों को रिवील कर रहे हो तब भी बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। सो इस पर भी आपका कमेंट दीजिएगा। देखें, ये वो कहते हैं ना, 2 धारी तलवार होती है कोई भी इवेंट को होस्ट करना। एक तरफ डेफिनेटली होम क्राउड का प्रेशर होता है, अपनी होम एनवायरनमेंट का प्रेशर होता है, लेकिन उसके साथ साथ एक एडवांटेज भी होता है, होम ग्राउंड का एडवांटेज है, होम क्राउड का एडवांटेज है, क्योंकि पूरा क्राउड आपको मुकम्मल तौर पे बकअप कर रहा होगा, पूरा बैक कर रहा होगा, पूरा स्टेडियम बैक कर रहा होगा पाकिस्तान टीम को, तो वो एक एडवांटेज डेफिनेटली आता है। उसके अलावा ये है कि पाकिस्तान को अपनी विकेट्स का अंदाज़ा है कि कौन सी विकेट कैसा बिहेव करेगी, क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर सारे इन्हीं विकेट्स के ऊपर खेल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है एडवांटेज ज़्यादा है, नेगेटिव चीज़ें थोड़ी सी कम है। वो प्रेशर डेफिनेटली होता है, लेकिन प्रेशर तो हर जगह पर होता है, और इस लेवल पर इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स के होने पर वो प्रेशर को कोप अप करना इन प्लेयर्स ने सीख लिया होता है, इसलिए वो इतना इशू नहीं होगा। लेकिन एडवांटेज डेफिनेटली पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान को अपने होम क्राउड का पता है, होम सॉइल का पता है, और पाकिस्तान को पता है कि कौन सी विकेट कैसे खेलेगी, और ये सब वो विकेट्स हैं जहां पर इन प्लेयर्स ने शुरू से खेलते खेलते बड़े हुए हैं और आप इस लेवल पर पहुंचे हैं। तो आई एम श्योर एडवांटेज पाकिस्तान को उसका ज्यादा मिलेगा, और पाकिस्तान के पास एक मौका है कि पाकिस्तान जो है इस चैंपियंस ट्रॉफी को अपने नाम कर सके। डेफिनेटली मौका है, एंड आई विश देम अ वेरी बेस्ट ऑफ लक कि हमारी टीम जो भी है, अब जो सूरत हाल है, लेकिन आई होप कि चीज़ें ऐसे ही स्मूथली चलें। अब पहले ही ऑलरेडी हमने इतनी एंड मोमेंट पे चीज़ों को केटर किया। थैंक यू वेरी मच काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। काशिफ शब्बीर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, हमारे साथ मौजूद थे जी। आज चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है, स्क्वाड में क्या चीज़ें बेहतर थी क्या नहीं, उस पर वो तज्जिया दे रहे थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आए हैं और अब हम कुछ फिटनेस, मार्शल आर्ट्स, एथलीट इस हवाले से बात करेंगे। मार्शल आर्ट्स जी एक कदीम, आपको पता है, एक आर्ट है और फिज़िकल और मेंटल ट्रेनिंग के लिए बड़ी ज़बरदस्त है। एक प्रॉपर सिस्टम है। आप ना सिर्फ डिफेंस के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं बल्कि आपकी फ़िटनेस को लेकर आपकी मेंटल स्टेबिलिटी, उसकी ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। आप के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आपकी फ़िज़िकल फिटनेस होती है तो आप ओवरऑल हेल्दी तो फील करते हैं। आज हमारे साथ जी फरहान हैदर मौजूद हैं जो कि मार्शल आर्ट प्लेयर भी हैं, फिटनेस ट्रेनर भी हैं, टाइकोंडो ब्लैक बेल्ट भी हैं। इसके अलावा हमें मार्शल आर्ट्स की आज ये मुख्तलिफ टेक्निक्स भी बताएंगे और पहली दफ़ा हमारे शो में आए हैं। फरहान, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे थोड़ा सा बताएं आप क्या क्या कर लेते हैं। ये तो मैंने बहुत सरसरी सी चीज़ें बताई हैं। जी मैं बैक फ्लिप्स कर लेता हूँ। उसके अलावा ताइक्वांडो में किक्स है, डिफरेंट किक्स है, ताइक्वांडो के टेक्निक्स है, 360 किक, दोलियो छागी, फेस किक और सेल्फ डिफेंस की भी डिफरेंट टेक्निक्स है, वो भी मैं कर लेता हूँ। तो आप कब से कर रहे हैं ये मुझे बताएं? जी मैं ये 2015 से कर रहा हूँ, मतलब ना 10 ईयर्स हो गए मुझे ये करते हुए। लवली। और किससे ट्रेनिंग कहाँ पे कर रहे हैं आप? जी मैं बेसिकली स्कर्दू से बिलोंग करता हूँ। स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान था, वहाँ पे मैं करता रहता था, तो वहाँ से मैंने वो किया है, इसकी ट्रेनिंग ली है। ट्रेनिंग ली है। तो अभी आप लाहौर के अंदर होते हैं या वहीं पे ट्रेनिंग? जी अभी मैं लाहौर में शिफ्ट हुआ हूँ। अप्रोक्सीमेटली मुझे ना 5 ईयर्स हुए यहाँ पे शिफ्ट होके। ओके, ज़बरदस्त। तो फरहान मुझे ये बताएं कि ये जो अभी आज आप हमें बताएंगे भी, ये आपकी ओवरऑल फिटनेस को लेके कितनी इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा हमें हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताएं। जी ये चीज़ें हमें लाजमी करना चाहिए अपने डेली रूटीन में, क्योंकि इससे हमारी फ़िज़िकल फ़िटनेस इम्प्रूव हो जाती है। अगर हमारा कोई मतलब बच्चा है घर पे, कोई करना चाहता है, जो इन चीज़ों का शौक़ रखते हैं, हमें उनको मतलब इस चीज़ में लाना चाहिए, लाजमी लाना चाहिए। इससे ना बच्चे में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और सेल्फ डिफेंस इसमें बहुत ज़रूरी होता है। सेल्फ डिफेंस आप हमें कुछ टेक्निक्स बताएं, साथ साथ एक्सप्लेन करते रहें। और मीनवाइल हमारे पास हमारे यहाँ पे दानिश भाई है। दानिश भाई आप भी आ जाएं, कुछ किक्स वगैरह फरहान ने हमें करके दिखानी है। जी तो हम उनसे करते हैं। चले जी। ओके दानिश भाई कम हियर, यहाँ पे आ जाए सामने। यस ओके। सबसे पहले मैं आपको मिडल किक करके दिखाऊंगा। ताइक्वांडो की जो मिडल किक है, बेसिक किक है, यहाँ से ये स्टांस होता है ताइक्वांडो का, और यहाँ से मिडल किक। ओके। और ये ओके। इसके अलावा स्पिन किक होता है ताइक्वांडो में, रिवर्स किक, वो ये ओके ऐसे मारना होता है ये। इसके अलावा एक और किक है ताइक्वांडो में, मशहूर किक है 360 किक, टर्निंग फुल टर्न होता है उसमें, ठीक है। वो आप ऐसे यहाँ से टर्न किक। इसके लिए तो बहुत प्रैक्टिस और बहुत टेक्निकलिटीज देखनी पड़ती है। जी बिल्कुल, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस खुदा न खास्ता कोई इंजरी के चांसेस भी हो सकते हैं। जी इसको प्रॉपर सेफ एनवायरनमेंट में, जैसे मेड वगैरह लगा होता है यहाँ पे ना, हम सेफली करते हैं इन चीज़ों को। ठीक है ओके। और इसके अलावा आप हमें क्या बताएंगे? इसके अलावा मैं फ्लिप्स वगैरह आपको करके दिखाऊंगा। आप दानिश भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच दानिश भाई। कुछ फ्लिप्स वगैरह बताएंगे? जी सबसे पहले मैं आपको बैक फ्लिप करके दिखाऊंगा, जो कि जिम्नास्टिक स्किल्स में आता है, ठीक है। बैक फ्लिप हम ऐसे करते हैं, फर्स्ट हम स्टांस लेते हैं, यहाँ से अप एंड लैंड। ओके। और लैंडिंग आपकी बहुत स्मूथ होनी चाहिए। बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए। इसके लिए आपको प्रॉपर मैट्रेस होना चाहिए। अगर आप सेफ्टी के साथ करोगे तो ये आपके लिए मतलब बहुत बेनिफिशियल होता है। अच्छा तो मैम मुझे बताएं, आपको कितना टाइम लगा ये फ्लिप, बैक फ्लिप सीखने में? मुझे असल में मैंने देखा था बैक फ्लिप करते हुए किसी को ना, तो मुझे बहुत शौक था इसको। तो जब मुझे शौक पड़ा है तो मुझे 3 मंथ्स में ही मैंने ये सीख लिया था बैक फ्लिप। अच्छा, और इसके अलावा आप क्या टेक्निक्स हैं जो आप इसके अलावा बैक हैंड स्प्रिंग करके दिखा सकता हूँ। ये देखिए ऐसे होता है पोजीशन। और ओके। हाँ, इसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी होता है जिम्नास्टिक्स में स्पेशली। अच्छा आप फरहान बैठे हो, मुझे ये बताएं कि ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है या आपकी जो फिटनेस है, इसके लिए आप क्या एक्सरसाइज करते हैं, क्या प्रैक्टिस करते हैं? जी इसके लिए भी मैं आपको डिफरेंट एक्सरसाइजेस करके दिखाऊंगा अभी। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको लेग्स की एक्सरसाइजेस बताऊंगा, जो फ्लेक्सिबल लेग्स हो सकते हैं किक्स के लिए, जो ज़रूरी है। फर्स्ट आपने लंजेस करने लाइक दिस। इसको आप अगर आप प्रो होते हो फिर आप ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आप किसी चीज़ का सपोर्ट ले सकते हो। ओके, यहाँ से ऐसे ये लाइक दिस। और उसके बाद एडवांस लेवल में आप जंप के साथ ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो, और अपने स्प्लिट्स भी लाइक दिस।
ओके मैक्सिमम कर सकते हो। ये भी जिम्नास्टिक में बहुत ज़रूरी ये है। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होती जी है। जी, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है है। जिम्नास्टिक्स और ताइक्वांडो बहुत दोनों में। ठीक है, और अपर बॉडी के लिए फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आप क्या अपर बॉडी के लिए भी हम कर सकते हैं, ब्रिज वगैरह बना सकते हैं, बैक बैंड ब्रिज, वो भी हम बना सकते हैं। जरूर ठीक है? ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताइए, आपने सिखाना शुरू किया है किसी को? जी जी, मैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सिखाता हूँ, डिफरेंट क्लब्स में सिखाता हूँ। हमारी फाइट फिटनेस फैक्ट्री के नाम से हमारा बॉडी चलता है, पूरे लाहौर में हमारी ब्रांचेस है, जौहर टाउन में है, DA6 में है, उसके अलावा DA6 फेज़ 8 में है, बहरिया टाउन में है। तो वहाँ पे हम बच्चों को करवाते हैं ये तो मुझे चीज़ें। बताएं, सिर्फ लड़के सीखते हैं, लड़कियाँ भी आती हैं? जी, गर्ल्स भी बहुत सारे आते हैं। मैं साइंस ऑफ स्प्रिंग में जिम्नास्टिक सिखाता हूँ यहाँ पे DA6 फेज़ 5 में, साइंस ऑफ स्प्रिंग ना। तो वहाँ पे हमारे पास मोस्टली गर्ल्स ही होती है जो जिम्नास्टिक्स करती है, क्योंकि आपको पता है गर्ल्स की फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ज़्यादा होती है। 14 ईयर्स टू बिलो गर्ल्स हमारे पास होती है और वो जिम्नास्टिक्स करती है हमारे पास। ज़बरदस्त। तो अभी आपने, जब आप ट्रेनिंग कराते हैं तो आप किन चीज़ों को बच्चों को इनिशियली, क्योंकि एज भी होती है, फिर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, फिर लेटर एज में जाके आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आने में टाइम लगता है, सो व्हाट डू यू सजेस्ट जब आप इस तरह की ट्रेनिंग्स करा रहे होते हैं? हम सजेस्ट यही करते हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइजेस करें, फ्लेक्सिबिलिटी के एक्सरसाइजेस हम करवाते हैं, ब्रिज वगैरह करवाते हैं उनको, उसके अलावा फ्रंट रोल, बैक रोल, ये चीज़ें हम करवाते हैं बच्चों को ना, ताकि वो फ्लेक्सिबल हो जाए, उनके अंदर से ये इन चीज़ों का ना खौफ निकल जाए, डर निकल जाए। बेसिकली खौफ होता है, डर होता है, तो ये चीज़ें जब आपसे निकल जाता है फिर आप ये चीज़ें कर सकते हो। तो फिर मुझे ये बताइए, आपने कोई कॉम्पिटिशन्स में इंटरनेशनली पार्टिसिपेट किया है? जी इंशाल्लाह, अभी ये आ रहा है 7th एशियन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप इस्लामाबाद में आ रहा है, एशियन, जिसमें पूरे एशिया से लोग आएंगे, मतलब पार्टिसिपेट करेंगे ताइक्वांडो। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मैं पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। करने वाले हैं, और उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? उसके लिए मैं मॉर्निंग में भी एक्सरसाइज करता हूँ, उसके अलावा मतलब पूरा दिन भर तो मैं जॉब करता हूँ, मतलब बच्चों के साथ एक्सरसाइजेस, वो भी एक्सरसाइजेस ही करता हूँ। उसके अलावा शाम टाइम भी अपनी ट्रेनिंग करता हूँ। मॉर्निंग में मैं रनिंग करता हूँ, 5 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली मैं रनिंग करता हूँ। ओके। तो फिर आप मुझे ये बताएं कि जब ये आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इससे पहले आपने किसी में पार्टिसिपेशन किया? जी, असल में 2020 तक मैंने पार्टिसिपेट किया डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे। उसके अलावा मुझे हुआ था कि मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी, इस वजह से मैं इस गेम से थोड़ा सा मतलब पीछे हो गया था। लाइक ऑफिस जॉब था ई-कॉमर्स स्टोर पे, तो इस वजह से मैं इस गेम से पीछे हो गया था। अभी मैं वापस आ गया हूँ, कम बैक किया मैंने। ज़बरदस्त जी। तो फिर मुझे थोड़ा सा बताएं, बहुत सारे लोगों को, मुझे भी बहुत टाइम बाद थोड़ा सा डिफरेंस पता लगा, लेकिन मैं चाहूँगी आप मुझे भी बताएं कि जो ताइक्वांडो है, मार्शल आर्ट्स है, आपकी जो जिम्नास्टिक है, और इस सब में क्या फ़र्क क्या होता है? बेसिक डिफरेंस? बेसिकली ये सारे मार्शल आर्ट्स में ही आता है। ओके, सो इट्स अ मार्शल आर्ट्स और उसकी सब ब्रांचेस हैं? उसके सब ब्रांचेस होते हैं। ताइक्वांडो बेसिकली कोरियन गेम है, कोरिया में ये कोरिया का नेशनल गेम है। उसमें किक्स अलाउ होते हैं और एक मिडल पंच अलाउ होता है। किक्स से आपने अपोनेंट से पॉइंट स्कोर करने होते हैं किक्स के ज़रिए। उसके अलावा बॉक्सिंग आपको पता है, उसमें पंचेस से होता है। उसके अलावा और भी गेम्स है, उसके अलावा जिu-jitsu है, मिक्स मार्शल आर्ट्स है, MMA है, ये सारी चीज़ें हैं। ओके। जिम्नास्टिक्स फिर डिफरेंट चीज़ होती है, उसमें फिर डिफरेंट चीज़ें होती है जिम्नास्टिक्स में। तो आपको इंटरेस्ट कैसे हुआ इसका? मैं बचपन से मूवीज़ वगैरह देखता था, तो वहाँ से मुझे फिर शौक पड़ा। कोई इंटरनेशनल इस तरह का एथलीट या आप जिसको देखते हो, फॉलो करते हो? जी, इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे हैं एथलीट्स, वो बहुत अच्छा मतलब करते हैं एक्सरसाइज वगैरह। जी इंटरनेशनली। ज़बरदस्त। तो फरहान, इन द एंड हमारे देखने वालों को कुछ भी कहना चाहें? जी, आप भी अपने बच्चों को इस चीज़ में पार्टिसिपेट करवाएं, ये क्योंकि इससे आपके बच्चे में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, वो अच्छा मतलब परफॉर्म करता है, फिर माशरे में एक अच्छा से शहरी के तौर के ऊपर। थैंक यू वेरी मच फरहान, बहुत शुक्रिया। फरहान हैदर हमारे साथ मौजूद थे जी, फिटनेस एक्सपर्ट भी हैं, इसके साथ एथलीट भी हैं, ताइक्वांडो भी है, उसके हवाले से भी, उसमें भी ब्लैक बेल्ट होल्डर हैं, और अभी इन्होंने हमें कुछ बहुत ज़बरदस्त जो कह लें अपनी टेक्निक्स बताई भी हैं। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। लाउंज डिस्कशन का टाइम हुआ जाता है, लेकिन आपको पता है कि यौम कश्मीर आ रहा है, 5 फरवरी को मनाया जाता है जी, और कश्मीर के मसले के हवाले से उजागर करने को और अवेयरनेस देने के हवाले से ये बात की जाती है, और दुनिया को कश्मीरी अवाम की जो जद्दोजहद आज़ादी है उसके हवाले से भी बताया जाता है। ये दिन जी कश्मीरी अवाम के हकूक़ के, उनके दिफा का दिन है, और जिस दिन हम उसको
ऑब्वियसली हर साल मनाते हैं, ज़ाहिर मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन दुनिया को आलमी सतह के ऊपर ये यकजहती का मैसेज जाना बहुत ज़रूरी होता है। इस सिलसिले में जी पाक एडवेंचर क्लब की जानिब से 5वीं ऑल पाकिस्तान बाइकर्स कश्मीर सॉलिडारिटी जो रैली है वो उसका इनेकाद किया जा रहा है, जो कश्मीर के मसले पे आगाही का मामला हो, इसके साथ साथ कश्मीरी अवाम के साथ भरपूर यकजहती का इजहार करना, उस हवाले से ये रैली जाए होगी जी। और इस रैली के अंदर पाकिस्तान भर के बाइकर्स जो हैं जी वो जमा हो रहे हैं। और ये रैली कहाँ हो रही है, कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ख़वातीन की कितनी तादाद है, ये कहाँ से शुरू होके कहाँ पे ख़त्म होगी, इस सारी तफसीलात पे बात करेंगे। हमारे साथ जी बतूल रियाज और अक्सा रशीद मौजूद हैं। हम इन दोनों को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच कि आप दोनों आई हमारे पास। इसके साथ साथ जी हमारे किचन के अंदर इस वक्त कनीस फातिमा मौजूद हैं जो कि शेफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप क्या बना रही हैं आज? आज हम बना रहे हैं तंदूरी कढ़ाई। ओके यस। और मुझे ये बताएं कि ये जो आपकी स्पेशलिटी है वो कॉन्टिनेंटल है, इटालियन है, क्या है मेरे तरह की कुजीन? मेरे जो स्पेशलिटी है वो चाइनीज़ में भी है, देसी में भी है एंड कॉन्टिनेंटल में भी है। ओके लवली। लेकिन आज हम खा रहे हैं तंदूरी कढ़ाई, और उसमें हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं ये बता दें। उसमें हमें रिक्वायर्ड है सबसे पहले तो 1 kg चिकन, हाफ कप ऑयल, और दूसरा हमारे पास जाएंगे स्पाइसेस में लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, कोरिएंडर पाउडर जाएगा 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, हल्दी आधा खाने का चम्मच, और साथ ही साथ में जो इसमें वेजेस जाएंगी वो होगी टमाटो प्यूरी। टमाटो की आपको प्यूरी चाहिए या आप होल टमाटो भी यूज़ कर सकते हैं। उसका आप कम से कम आपके पास 800 ग्राम्स टमाटो होंगे, उसकी आपने प्यूरी यूज़ करनी है। प्यूरी का यूज़ करने के बाद लास्ट में आपको चाहिए होगा धनिया, हरी मिर्ची फॉर द गार्निशिंग। अगर इसकी मेथड की बात की जाए तो मेथड वो ये होगा कि आपने सबसे पहले ऑयल में अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करनी है। अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करने के बाद उसको आपने हल्का सा सौते करना है। सौते जैसे किया जाएगा उसके अंदर आपने टमाटोज़ एंड चिकन ऐड कर देना है, और जैसे जो चिकन का जो पानी होगा वो निकलने लगेगा, देन आपने उसको टेंडर होने तक वेट करना है। सारे स्पाइसेस ऐड किए जाएंगे। स्पाइसेस ऐड करने के बाद जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाएगा, दैट डजंट मीन कि आपके जो चिकन है वो अभी तक नहीं पकी। लास्ट में आपका जो तंदूरी का जो इफेक्ट है ना वो सिर्फ और सिर्फ आना है कोयले के स्मोक से। ओके बस यही मेरा सवाल था, तंदूरी इफेक्ट कैसे आएगा और वो कोयले के इफेक्ट से आएगा? वो आपने लास्ट पे दम के दौरान आपने जब गार्निशिंग करनी है धनिया हरी मिर्च। ये हम साथ साथ आपका देखते भी रहेंगे और मैं आपसे सवालात भी करती रहूंगी। आप अपना काम स्टार्ट करें। मीनवाइल हमारे पास ये जो खवातीन मौजूद हैं जो कि बाइक पे जा रही हैं। बतूल, मुझे थोड़ा सा अपने क्लब के हवाले से, इस एडवेंचर क्लब के हवाले से बताएं, फिर आपकी जो रैली लेके जा रही हैं कितनी खवातीन हैं और कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, सब बताएं हमें। हम हर साल जाते हैं आज़ाद कश्मीर योम कश्मीर डे मनाने के लिए। तो हर साल तो लेडीज़ का जो वहाँ पे होता है रुझान वो बहुत कम होता है, मतलब बाइक पे इतनी दूर कौन जाता है। पहले आप भी सुन के हैरान होगी। हाँ मैं तो हैरान हूँ। तो तकरीबन सारी आवाम का भी यही हालात होते हैं। लड़कियां कहती नहीं यार इतनी दूर कैसे चला के जाएं, लेकिन जैसे जैसे जा रहे हैं 5 साल से हम जा रहे हैं तो शुरू में 1, 2, 3, 4 इस तरह, और इस दफ़ा तो 20-25 जा रही हैं माशाल्लाह। अच्छा ज़बरदस्त। और अगर मेल हवाले से बात करें तो मर्द हजरात 400-500 के करीब तो लाहौर से मर्द हजरात जा रहे हैं। ओके ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं अक्सा, आपको बाइक राइडिंग का शौक़ कैसे हुआ और आपने जब स्टार्ट किया उसको कितना टाइम हो गया? मुझे 7 साल हो गए हैं। बाइक राइडिंग का मुझे बचपन से शौक़ था। पहले मैं साइकिलिंग करती थी, फिर मैंने 15 मिनट लगे मुझे बाइक सीखने में, फिर मैंने बाइक स्टार्ट कर दी। 15 मिनट में आपने बाइक सीखी? हाँ जी, क्योंकि ऑब्वियसली हैंडल तो उसका मुझे करना आता था टेक्कल, तो इसमें सारा काम ही हैंडल का है। अब फिर आपको कोई बता दे ये क्लच है ये ब्रेक है, तो वो बहुत मेरे लिए इजी था। बैलेंसिंग वगैरह बहुत ज़्यादा इजी था। अच्छा ठीक है, अक्सर ये आपने सीखी, शहर के अंदर चलाना बड़ा ही डिफरेंट चीज़ होती है, फिर जब आप इन पहाड़ी इलाकों पे जाते हैं वो बड़ा मुख्तलिफ एक्सपीरियंस होता है, एडवेंचरस होता है। पहली दफ़ा आप शहर से बाहर कब गई थी? पहली दफ़ा ये मैं लास्ट सितंबर गई थी एक्चुअली। अच्छा। और सीधा मैं कश्मीर ही गई थी, इस्लामाबाद से मैं कश्मीर गई, फिर मैंने सारा कश्मीर अंदर गांव तक जाके विज़िट किया और मुझे इतना मज़ा आया फर्स्ट टाइम। वैसे हम नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते रहते हैं बसेस वगैरह में, लेकिन बाइक पे जाके मुझे ऐसे लगा मैंने ज़िंदगी जी है। तो बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। बाइक पे अपना ही एक मज़ा है और डर बिल्कुल नहीं लगा। नहीं लगा? बिल्कुल डर नहीं लगा। अच्छा बतूल आप बताएं, आपने पहली दफ़ा कब बाइक राइडिंग सीखी और करना शुरू की?
मुझे तकरीबन 17 साल हो गए बाइक चलाते हुए। 17 साल हो गए हैं? हाँ, और 10-11 साल की एज से मैं तकरीबन बाइक चला रही हूँ, और तकरीबन 12 से 13 साल हो गए बाइकर कम्युनिटी ज्वाइन की और ये पाकिस्तान को एक्सप्लोर करते हुए। तो मेरा भी फर्स्ट जो था वो कश्मीर का ही था। पहली दफ़ा आप कश्मीर कैसे? मैं तो सोचूं कि मैंने शहर से बाहर जाना है तो मेरे में तो हिम्मत नहीं होगी आप कश्मीर बाइक पे जाना, क्योंकि जाहिर है रास्तों के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, चैलेंजिंग होता है। नहीं, जब आपके पास सवारी अपनी होती है ना, फिर आपको रास्ते भी खुद ब खुद समझ आ जाते हैं। अभी मुझे लाहौर के किसी कोने में भी छोड़ा ना, मैं घर आ जाऊँगी बहुत सुकून से। अच्छा, सवारी अपनी होनी चाहिए। अपनी सवारी हो रही गाड़ी है, बाइक है, साइकिल है, आपकी सवारी अपनी है ना, रास्ते याद हो जाते हैं, रास्तों का कुछ नहीं है। अच्छा, अब जब आप लोग रैली लेके जाते हैं, किस तरह से आप लोगों का जो रूट होता है वो सेट होता है, कौन लीड कर रहा होता है, और जब आप वहाँ पहुँचते हैं आप लीड करती हैं? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और जब आप लोग वहाँ पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे क्या एक्टिविटी होती है, किस तरह से होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ओवरऑल। हम लोग जब लाहौर से यहाँ से चलते हैं, लाहौर से हमारे ना रूट्स बने होते हैं, मतलब कि हमने यहाँ स्टे करना है, यहाँ स्टे करना है, और यहाँ से गुजरांवाला से आगे गुजरात से आगे 2-3 और जगह इसी तरह की, तो वो हमारा वेलकम करते हैं अलग अलग, और फिर साथ साथ मिलते जाते हैं। ठीक है। जैसे जैसे वेलकम करते हैं, हार पहनाए, कुछ खाना वाना कुछ भी इस तरह से, हाँ बहुत ज़्यादा खदमत करते हैं, और फिर साथ साथ राइडर मिलते जाते हैं, और काफ़िला ऐसे जैसे जैसे जाता बढ़ता जाता फिर बड़ा होता जाता है, और कश्मीर पहुँचते पहुँचते हमारे तकरीबन 500-700 राइडर्स हो जाते हैं वहाँ। इतना बड़ा काफिला और हर शहर से लोग आपको ज्वाइन करते हैं, और वहाँ यकजहती का मतलब ही है ना, वो यकजहती के साथ जा रहे होते हैं। डेफिनेटली। तो वहाँ जब आप लोग पहुँचते हैं, मुझे अक्सर बताएं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ के लोग कैसे वेलकम करते हैं आपको? वहाँ के लोग भी इसी तरह से वेलकम करते हैं, हार वगैरह पहनाए जाते हैं, बल्कि वो बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज लोग हैं। वो तो बहुत मेहमान नवाज लोग हैं। कश्मीर जितने मेहमान नवाज लोग मैंने आज तक नहीं देखे हैं। तो बहुत, और स्पेशली अगर आप लेडीज हैं, आप उनको पता चल जाए आप लड़की हैं, बाइकर हैं, बाइक पे आई हैं, वो इस कदर रिस्पेक्ट देते हैं, वो अपनी फीमेल से मिलवाते हैं, आपको घर में इनवाइट करते हैं, खाने पे बुलाते हैं। तो वो बहुत अच्छा लगता है। कश्मीरी खाने भी बहुत अच्छे होते हैं। बहुत अच्छा। एक चीज़ जो मैं ऐड करती चलूँ, अभी लास्ट टाइम जब उन्होंने इनवाइट किया हमें, तो वो बता रहे थे कि आप 5 साल से आ रही हैं, जब आप शुरू में आने शुरू हुई थी तो बहुत कम रुझान था। इवन हमारी बच्चियां जो स्कूल जाती हैं उनको भी बड़ा, मतलब वो इस तरह से देखते हैं कि काफ़ी दूर होते हैं ना उनके स्कूल, तो उनको बड़ा इस तरह से कि साइकिल पे जा रही हैं, ये इस तरह तो बड़ा गलत। जब से आपने आना जाना शुरू किया ना, माशाल्लाह बच्चियां बाइक चलाना शुरू कर रही हैं और जाती आती हैं, तो इस चीज़ को ना बड़ा वो पॉजिटिव वे में लिया गया। हाँ, अब हमारे लिए बड़ी आसानियाँ हो गई हैं, तो आपने इस दफ़ा प्लीज़ आना है, और ये वो बड़ा से हमारा 2-2 किलो खून बढ़ता है। That's so sweet। अच्छा, जब आप लोग जा रहे होते हैं, जाहिर है जब आपकी जो सवारी जैसे आपने कहा, उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि उसकी मैकेनिकल क्या चीज़ें सेट हैं, क्या नहीं है, तो अब आइडिया हो गया बाइक चलाते चलाते इतने सालों से? हाँ, अब इतना तो हो गया कि अब बंद हो तो पता होता है कि ये बंद क्यों हुई है, और स्टार्ट कहाँ से होनी और कैसे होनी, इतना तो मुझे भी पता चल गया, इतना आइडिया हो गया। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बड़ा काम हो, तो हम अगर लंबे रूट पे जा रहे हैं तो एक आधा मैकेनिक साथ लाजमी होता है आप लोगों के जो ट्रैवल कर रहा होता है इस रैली में। तो अच्छा, आप बताएं, आपने चूँकि कहा कि आपको 7 इयर्स हो गए और आपने सीखी, आपको अपनी बाइक्स का कितना अवेयरनेस या कितना पता चल गया है कि ये क्या है? समटाइम आई फील के आधी मैकेनिक में बन चुकी हुई हूँ क्योंकि अगर मेरे पास औजार हो ना तो मैं इंजन का काम भी सीख लूँ। मुझे इतना आइडिया हो गया बाइक का ना, और अब तो YouTube है, साथ में YouTube करती रहती हूँ, इसका ऐसे क्या होगा, ये क्या होगा, तो अब तो माशाल्लाह से काफ़ी वो पता चल चुका हुआ है बाइक के बारे में। अच्छा, बहुत सारी लड़कियां जाहिर है रिलक्टेंट होती हैं कि हम कैसे चलाएंगी बाइक, बड़ा मुश्किल काम है, तो लड़कों का काम है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ज़रा बताएं, एक्सप्लेन करें आपके एक्सपीरियंसेस से कि सेफ्टी मेजर्स लेना कौन सी बहुत ज़रूरी है? बाइक चलाते हुए सबसे पहले तो आपने हेलमेट पहनना है, हेलमेट का इस्तेमाल करना है। ये सिर्फ आज़ाद कश्मीर जाते हुए नहीं, शहर के अंदर भी, शहर के अंदर भी। हाँ, ये सामने रखे हुए इन दोनों ने अपने हेलमेट्स। और दूसरी चीज़ इसमें मैं जो नोट करती हूँ, आपने लाहौर में, अब तो वैसे काफ़ी बेटर हो गया ट्रैफिक, जो अभी सिचुएशन है, पहले ये सिचुएशन थी, कुछ टाइम आप पहले चले जाओ कि आपने खुद को खुद सेव करना है। हाँ, कुछ बाइकर लड़के यूं जैसे सांप होते हैं ऐसे चल रहे होते हैं, व्हील उठा रहे होते हैं, तो आपने उनसे खुद को खुद ही सेव करना है। हाँ, बिल्कुल। आप अपनी जिम्मेदारी पे आपने जाना है, और आपने अपनी जो बाइक के मिरर्स हैं वो सेट रखने हैं, आपने अपने जो इशारे हैं आपके बाइक के चारों इशारे चलते होने चाहिए, वो चलते होने चाहिए। हाथ के इशारे से कोई काम नहीं चलेगा, हाथ लहराते हुए जा रहे हैं, कोई नहीं देखेगा। ये बहुत रियर लगता है कि आप हाथ हिलाते जा रहे हैं, कुछ हो जाए, एक हाथ से आपने हैंडल पकड़ा हुआ है,
तो ये मैं अक्सर जब जा रही होती हूँ मेरा बीपी भी हाई हो रहा होता है, ये क्या चल रहा है, तो इन चीज़ों स्टोरी मैं बीपी ब्लड प्रेशर शूट कर रहा होता है सड़क पे जाते हुए। तो ये इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखा करें, स्पेशली गर्ल्स, कि आपने अपना आप खुद सेव करके चलना है। हाँ, अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ्टी देखी जाए कि आपके कोई पीछा कर रहा है या कुछ, तो इसका इजी हल ये कि आप साइड पे रुके 15 पे कॉल कर दें। जब आपने फ़ोन कान को लगाना है, ये ऐसे बुज़दिल लोग होते हैं कि वो देखते हैं इसने कान को फ़ोन लगाया, लाजमी किसी को कॉल करी, वो भाग आपको जाते हैं। ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़े? बहुत, स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट की थी ना, तब इतना वो रुझान नहीं था, तो तब ये बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा था। तब मेरी एज भी कम थी, तो लेकिन मुझे एक चीज़ पता चल गई थी कि ये बुज़दिल लोग होते हैं। ये जब आपका पीछा कर रहे बिल्कुल साइड पे रुके, लेकिन ये देख लें कि रौनक हो। हाँ, रौनक हो। आपने अंधेरे में नहीं, सुनसान जगह पे नहीं रुक जाना, आपने रुक के आपने सिर्फ कान को फ़ोन लगाना है, उन्होंने भाग जाना है। या डायरेक्ट पूछ लें, हाँ जी कोई मसला है, ये इशू है। अदरवाइज ईजी है कि आप 15 पे कॉल कर दें। एक चीज़ जो मैं ऐड करती चलूँ सेफ्टी के हवाले से, कि अभी जो हम लोग जो हैं जिनको चला चला के इतना आइडिया हो गया कि हम तो नॉर्मली भी ऐसे चला लेते हैं, लेकिन हेलमेट के बगैर तो अभी भी हम भी नहीं चलाते। जो बिल्कुल ऐसे बिगनर्स हैं उनके लिए ये है कि आप एल्बो गार्ड और नी गार्ड लाजमी यूज़ करें, क्योंकि वो या तो डर के गिर जाती हैं या इसके वाली बात के कोई ना कोई वो सांप की तरह चल रहे होते हैं, वो डराते हैं आपको बाकायदा, ठीक है। तो या आप उनके खौफ से बाइक छोड़ देती हैं या एक्सीडेंट मतलब गिरती हैं, ये 210% तय है कि आपने गिरना है, तो आपकी एटलीस्ट हड्डियाँ वड्डियाँ बच जाएँ। वैसे कितनी अफसोसनाक बात है कि ख़वातीन जो बेचारी मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो बहुत मुश्किल से उनके लिए चैलेंजिंग होता है कि घरों में अक्सर लोगों को नहीं आदत होती कि वो अपने बच्चियों को इस तरह से बाइक चलाने दें। कितने चैलेंजेस या कितनी मजबूरी में या किसी भी वजह से वो सड़क पे निकली हैं, और हम लोग किस कदर बदतहजीबी के साथ उनको डील कर रहे हैं। एज अ नेशन ये हमारी बहुत बड़ी फेलियर मैं समझती हूँ कि अगर आप कोई खातून को सपोर्ट नहीं कर सकते, खुदारा तंग भी मत करें ना। मतलब अगर वो सड़क पे जा रही है, आपको अच्छी नहीं लग रही, आप अपना रास्ता नापे और चले जाएं, लेकिन तंग करना किसी को इस तरह से कि जान के डॉज करना। एंड आई हैव सीन सच इंसिडेंट्स कि यहाँ पर बच्चियाँ या लड़कियाँ या ख़वातीन जब बाइक या स्कूटीज़ पे जा रही होती हैं, तो मर्द हज़रात और जो लड़के होते हैं ख़ास तौर पे जिनको नई नई बाइक चलानी मिली होती है, वो इस तरह जिग जैग कर रहे होते हैं, उनको ओवरटेक करते हैं गलत तरीके से, अपनी लेन में जा रही हैं। प्लीज़ हमें एज अ नेशन ये बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, एटलीस्ट सपोर्ट कर लें, तंग ना करें। आपको नहीं पसंद, आप अपने घर में किसी को ना चलाने दें, लेकिन जो चला रही हैं वो किसी मजबूरी में किसी वजह से सड़क के ऊपर निकली हैं, तो वो अपने काम से काम रखना बड़ा ज़रूरी है। और इस पर अच्छा एक बाइक लेन भी बन रही है लाहौर में, हाँ बिल्कुल, उस हवाले से क्या कहेंगी? अच्छी बात है, होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बुरी बात भी है। मैं रात को भी जब मैं वापस आई तो हमारी जो मेन रोड है वो थोड़ी मुझे छोटी छोटी लग रही थी, नैरो फील हो रही थी। हाँ, और जो बाइकर्स के लिए इन्होंने रोड बनाई है वो अपनी तरफ से तो इनका ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन वहाँ पे भी लड़कियाँ जो हैं तंग होंगी, ठीक है, वहाँ तो शदीद तंग होंगी। यहाँ तो खुली सड़क है ना, हम लोग इधर उधर निकल जाते हैं, ठीक है, हमारे जैसी तो निकल जाएंगी, ठीक है, लेकिन जो नई नई बच्ची है ना स्कूटी वाली, जो जैसे आप देख रही हैं, मैं हर जगह पे ये मैसेज देती हूँ कि यार लड़कियों की जगह ना, मुझे कोई मैं अगर मैसेज करने का मौका मिलता है, मैं कहती हूँ यार मुझे लड़कियों को मैसेज नहीं देना, मैं लड़कों को मैसेज देती हूँ कि यार अगर आपको चलती हुई नजर आ गई है ना गरीब, तो वो पता नहीं किस हाल में घर से निकली है, किस मजबूरी में उसने बाइक पकड़ी है, ठीक है, उसको हौसला दो, बजाय उसको डराओ कि वो बेचारी घर बैठ जाए। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसे हुआ, मैं घर बैठ गई थी, फुल मतलब डर गई थी, मतलब बाइक चला रही और वो मुझे बहुत हैवी डरा के गए। 70 थी मेरे पास, बहुत छोटी बाइक थी और वो काफ़ी पुरानी बात है। तो फिर अब्बू ने मुझे कहा मेरा बच्चा डरते नहीं है, अगर आपने चलानी है तो आपने डरना नहीं। फिर वो अगर अब्बू ऐसे नहीं होते तो मैं फुल डर गई, तो मैं बैठ जाती। हाँ, मैं बैठ जाती। न जाने कैसी इतनी लड़कियां हैं जो घर बैठी होंगी इस वजह से। हाँ, तो ये सीन है, तो इन लोगों को ये लोग कंट्रोल नहीं करते ना, ये वो लोग हैं जिनकी तरबियत अच्छी नहीं, वरना मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जिनकी तरबियत इतनी अच्छी है, वो मतलब बाकायदा आपको सपोर्ट करते हैं, थम्स अप करके हाँ, वो 2 किलो हमारा खून बढ़ा के जाते हैं। वो जो आप रोड के बारे में बता रही है ना, वो तो जो बिगनर्स है ना, ये उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। Absolutely, I so agree with that. फैमिली आपकी माशाल्लाह, अगर आपके वालिद साहब सपोर्टिव है, आपकी फैमिली सपोर्टिव रही है इस मामले में? बिल्कुल सपोर्टिव रही है, वो सपोर्टिव रहे तो आज मैं इधर हूँ। क्या बात है, जबरदस्त। नहीं भाई, ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी बच्चियों को ये कॉन्फिडेंस दें। अगर आप उनको गाड़ी चलाने की इजाज़त देते हैं, तो अगर वो बाइक चलाना चाहती हैं या बाइक्स पे जा सकती हैं, तो आप उनको उसकी भी इजाज़त दें। और वही बात है कि बच्चियों से ज़्यादा हमें अपने बच्चों को बताना है कि बेटा मैनर्स का, तहजीब का
मुजाहरा करें। सड़क के ऊपर आपके घर में अगर कोई बाइक नहीं चला रहा, अगर किसी और घर से कोई लड़की या बच्ची निकली है किसी काम से, जॉब पे जाने के लिए, किसी भी रीज़न से, तंग ना करें उसको। और पेरेंट्स के लिए भी एक मैसेज है कि आप अपनी बच्चियों को लाजमी कॉन्फिडेंस दें। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अपनी बच्चियों को किसी पे डिपेंडेंट होना नहीं सिखा सकते। मुझे भी लगता है मैंने बहुत लेट आकर बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और हम डिपेंडेंट हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों पे, लेकिन इंडिपेंडेंट होना लड़की के लिए बड़ा ज़रूरी है। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू गर्ल्स कि आप लोग इतने चैलेंजेस के बावजूद इतना सब कुछ और इतना अच्छा काम कर रही हैं। तो मुझे अब ये बताएं कि आगे क्या हाँ की तैयारी है, क्या सोचा है इस रैली के बाद, कोई प्लान किया हुआ है टूर, क्या आज़ाद कश्मीर के अलावा भी कहीं जाना है, घूमना है, फिरना है? आज़ाद कश्मीर के बाद मेरी बकेट लिस्ट में सबसे ऊपर देवसाई है। मैंने एक्सप्लोर नहीं किया। हाँ, मैंने सुना है और जितने भी राइडर्स जाते हैं मोस्टली मैंने देखा है कि सारे हुआ हैं। तो वो बताते हैं कि जिसने स्टोर नहीं ना देखा उसने पाकिस्तान में जितना भी फिर लिया उसने कुछ भी नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। वैसे ही बहुत खूबसूरत है। मैं आपके साथ आपको ज्वाइन कर सकती हूँ, मुझे बाइक चलानी नहीं आती। प्लीज प्लीज चले बस ठीक है, मैं जरा और फिर ये डिस्कशन करूंगी कि मैं भी जाना चाहती हूँ देवसाई और फिर मैं भी बाइक पे जाऊंगी। बाइक मुझे आती है, मैं सिखा भी दूंगी। आ जाइए। ओह वाह, वेरी गुड। अच्छा, मैं ट्रेनिंग भी देती हूँ, आप सीख भी सकते हैं। ट्रेनिंग देती हैं? यस। कहाँ देती है ट्रेनिंग? मैं कद्दाफी स्टेडियम के अंदर जो बतूल है वो ट्रेनिंग भी देती हैं। तो आप भी साथ चलेंगे हमारे? जी बिल्कुल, हमेशा हमेशा ये क्राइम पार्टनर है। ओह जबरदस्त। तो अच्छा मुझे ये बताइए कि वैसे जब ऐसे दिल कर रहा हो कि अच्छा यार मैंने कहीं घूमने जाना है, बाइक पकड़ो और चले जाओ, पहले जरा मुश्किल होता था ना सोचना, भाई को मनाना, अब्बू को कहना। अब इजाजत मिल जाती है आराम से? इजाजत कौन लेता है, बताते हैं अगर मैं जरा ओके अबू ही वो जरा ये। अच्छा फिर तो घर में अम्मी भी बहुत फॉर ग्रांटेड कभी कभी लेने लग जाती होंगी कि बेटा जाओ ये काम करके आओ। हाँ ना, तो मैं कल सिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, छोटी बहन को लेके जाना, ये सारे काम। तो मैं भी कल बाहर थी तो मुझे फोन करके कह रहे हैं ये जरा छोटी बहन को वो चीजें आई हुई है वो जरा पकड़ाओ, ये वाला सीन। फॉर ग्रांटेड काम ना, हम जैसे भाइयों को आवाज देते थे, अब हम लड़कियों को कहते हैं। ये अच्छी बात है। आई थिंक दिस इज अ गुड साइन। वो आपकी वाली बात कि ये पेरेंट्स ही सिखाते हैं। ये अब अगर माँ बाप की तरफ से तरबियत नहीं ना हो हमारी, तो ये हम लोग भी इसी तरह फिर रहे हो। और वो आपकी वाली बात कि पेरेंट्स जब अपनी बच्चियों को तरबियत दे रहे होते हैं ना, तो उनको चाहिए, बच्चियां तो सीख जाती हैं, बच्चियां होती इंटेलिजेंट है, ठीक है। लड़कियां, लड़कों को समझाओ अपने कि ये थोड़ा वो जो छोरपन है ना उसको थोड़ा कम करें, मैनर्स का मुजाहरा करें, ये बड़ा जरूरी होता है। yes. अच्छा जी, मीनवाइल हमारे किचन में कुछ खुशबू आ रही है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, हम जरा कनीज फातिमा से पूछ लेते हैं। कनीज बताएं क्या हो रहा है? चल ये रहा है कि खाना बिल्कुल पक रहा है। तो ठीक है, क्या किया अभी आपने खाने में? जी, चिकन फ्राई करी आप? नहीं चिकन फ्राई नहीं करी। इसमें मैंने जिस तरह के एक्सप्लेन किया था कि टमाटो प्यूरी डाल देनी है, स्पाइसेस, चिकन वगैरह, उस सबको अच्छे से पका के अब बिल्कुल ये अपनी तैयार होने वाली पोजीशन पे ऑलमोस्ट 10 मिनट्स भी बल्कि ज़्यादा है, 5 to 8 मिनट्स में आपका खाना बिल्कुल रेडी होगा। वाह भाई। अच्छा मुझे ये बताएं, जो आप जिस डेगची के अंदर बना रहे होते हैं, जिस यूटेंसिल के अंदर बना रहे होते हैं, उसका कितना रोल होता है? कढ़ाई अगर खुले बर्तन में बनानी चाहिए, अपनी हांडी में बनानी है, कैसे बनानी है? एक्चुअली जो कढ़ाई है वो इसलिए खुले बर्तन में बनानी चाहिए कि ना आपका ना इसमें जो हाथ होता है ना वो बहुत एक किस्म का आप लगा ले बहुत खुले तरीके से लगता है। ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आप बहुत कंजस्टेड बर्तन कोई चूज़ करेंगे तो आपका जो चिकन है वो बिल्कुल टूटने लग जाएगा, ये भी बहुत होता है। और एक ये भी आपने सुना होगा कि जो मिट्टी की हांडी होती है अगर आप उसमें खाना बनाओ तो उसका जो फ्लेवर होता है ना वो और एनहांस हो जाता है। एब्सोल्युटली। तो काफ़ी रोल प्ले होता है। जो ये स्टील वगैरह की हैं इसमें यही होता है कि आपकी जो कंजस्टेड बर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने काफ़ी इस तरह से खुला हाथ मारना होता है। तो अगर आप ऑब्वियसली ऐसे करेंगे तो आपकी जो चिकन है वो टूट जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। Exactly. अच्छा मुझे बताएं, आपको कैसे कुकिंग का शौक हुआ? कनीज फातिमा, नॉर्मली हमने इनसे तो इनकी सारी हिस्ट्री मैंने पूरा सुन ली है, अब आप मुझे बताएं आपको कुकिंग का शौक था या बना कर हो गया, कैसे? टू बी ऑनेस्टली मुझे पहले कुकिंग का शौक इतना नहीं था। ठीक है। व्हेन आई वाज स्किड मैं जुबैदा आपा को बहुत देखती थी। अच्छा वाह। यस, मैं जुबैदा आपा को बहुत देखती थी और मैं उनसे बड़ी ना एक किस्म की इंस्पायर्ड थी। एंड टू बी ऑनेस्टली तब मुझे अंडा तक उबालना नहीं आता था। तो अब मैं जब अपनी मामा को कहती थी कि लाइक आई वांट टू बिकम अ शेफ़ या इंशाल्लाह मैं भी इस तरह ना एक मॉर्निंग शो में आऊँगी, तब दूर दूर तक नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। और ये कोई 6-7 क्लास की बात है। ठीक है। देन सडनली आफ्टर माई ग्रेजुएशन मैंने एक इंस्टीट्यूट से ऑब्वियसली सर्टिफिकेशन वगैरह की। ठीक है। सर्टिफिकेशन करने के बाद फिर मैंने और भी दूसरे चैनल पे काम किया। दूसरे चैनल पे काम करने के बाद
तो बस ग्रेजुअली चीज़ें हुई, बट जब मैं फर्स्ट टाइम इस तरह एक काउंटर पे थी तो मुझे वो फ्लैशबैक्स आ रहे थे, लाइक आई वांट टू बिकम अ शेफ़। और मेरी अम्मा का ये था कि तुम शेफ़ बनोगी, तुम्हें तो अंडा भी नहीं उबालना था। अम्मी को खाने बना के खिलाती हो? हाँ, बहुत ज़्यादा फरमाइश करती है वो? हाँ, मेरी सबसे बिरयानी अच्छा बहुत फेमस है पूरी फैमिली में। बिरयानी बहुत फेमस है। Exactly. वेरी गुड। तो अच्छा, अब आपको मज़ा आता है अपने खाना बनाने में, पहले जहाँ नहीं पसंद था? हाँ, बेसिकली कुकिंग इज़ माई पैशन। अगर कोई मुझे कह देना कि 50 लोगों का भी बनाना है तो मैं ना घबराऊंगी, ना मैं कहूँगी कि नहीं मैंने नहीं, बहुत शौक से बनाऊंगी। यानी आपने मैनिफेस्ट किया था कि आप एक दिन शेफ बनेंगी और Yes. आपकी वो चीज़ पूरी हुई। Exactly. माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। चले जी, खाना बनेगा। आई एम श्योर कि जो जिस पैशन से ये कुकिंग कर रही हैं ये उतना अच्छा खाना भी बनाती होंगी। अच्छा मुझे बताएं, ये तो होगी खाने की बात। अब जो लड़कियां पूरा दिन बाइक वाइक चलाती हों, उनके शौक उसी तरह के होते हैं ना कि हमने ये यहाँ ट्रैवल करना है, यहाँ घर का खाना वाना बनाती हैं कुछ? सब आता है। वेरी गुड। देखें, ये होनी चाहिए आपके अंदर ये जो dedication। माएँ होती हैं ना, अगर आपके शौक पूरे हो रहे हैं ना तो अपने काम भी कराती तो है। काम भी नहीं, करके और जाने एक हैं। दूसरी चीज ना, बाइक चलाना, कुकिंग करना, ये इंटेलिजेंट लोगों का काम है। Very और ये good. सिर्फ औरत को नहीं, ये हर मर्द और औरत दोनों को ये चीजें मैं आनी कहती हूँ चाहिए। आपको अपने भाइयों को घरों में, अम्मियों को, अपने बेटों को कुकिंग करना सिखाना चाहिए। चाहिए। बताना चाहिए कि अगले की बेटी आएगी तो हाथ बढ़ाना उसका। हाँ, वेरी गुड। ये है ना? बहुत अच्छी बात ये है। नहीं कि मैं बैठा हूँ तो पानी भी ला के दो, खाना भी ला, हेल्प करवा दो यार, उसका भी खून बढ़ जाएगा। है ना? तो बेटों को भी सिखाना चाहिए। जेन्युइन बात है, आपको सिखाना वो चाहिए हमारे अपने दिमागों घरों में बिठाया हुआ है कि तुमने जाना है, तुमने करना है, ये तुमने तुम्हारा नहीं- काम है और ये उसका काम है। अच्छा मुझे लगता है बड़ा आराम से सिंपल रूल होना चाहिए लाइफ में कि आपने अगर शादी भी की है या आप वैसे भी, तो आप अगर बाहर का काम कर रहे हैं और आदमी भी कर रहा है, ठीक है। अगर आप घर का काम बाहर के काम के साथ साथ कर रहे हैं तो वो भी बाहर के काम के साथ yes, घर का agree काम होना भी करें। दिस चाहिए, इज अ वेरी सिंपल रूल। Yes. मतलब हर काम जब आप इक्वालिटी, बराबरी की बात हाँ, करें तो yes. इट शुड बी लाइक दैट। Yes, नहीं, मैंने exactly, कुछ गलत हाँ. नहीं कहा। No, no, no. कोई मुझ पे कोई नाराजगी बाद में जाहिर ना नहीं, करे। बनती नहीं है, ये 210% बड़ी नेचुरल सी बात है। एग्री? Yes. आप कनीस फातिमा एग्री करती हैं? हाँ, बिल्कुल एग्री करती हूँ। करती हूँ। आपके घर में आपके भाई वगैरह कोई हेल्प कराते हैं आपकी? हाँ, बिल्कुल करवाते हैं वेरी गुड। और करवाना भी चाहिए। बेसिकली अगर आप देखा जाए इट्स सुन्नत, और बिल्कुल। वैसे भी आपको करवाना चाहिए। देखिए, हमने आज बिल्कुल फीमेल डोमिनेंट शो किया है और हम 4 खवातीन हैं। यहाँ पे बिल्कुल किसी आदमी की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। दो के कैमरे के पीछे हमारे मर्द हजरात हैं और वो हमें देख रहे हैं और वो परेशान हो रहे हैं कि यहाँ क्या डिस्कशन हो रही है। लेकिन ये बात हमारी डिस्कशन खवातीन की हद तक है कि वाकई हम सबको अपने घरों के अंदर ये ट्रेनिंग होनी चाहिए कि अगर आप अपने घर में, आपके इवन आपकी अम्मी अगर काम कर रही हैं तो आपके भाई, आपके अब्बू अगर वो काम उनके साथ करा रहे हैं, हाथ बटा रहे हैं, ये नहीं कि वो बिल्कुल सारा करने लग जाए, बट हाथ बटाना इज़ गुड कि एक बंदा काम कर रहा है, आप उसके साथ कोई उसकी छोटी मोटी हेल्प कर दें। वैसे बंदे का दिल खुश हो जाता है, कहते हैं अच्छा वाह भाई क्या घर का environment अच्छा रहता और मेरे अब्बू ऐसे हैं। है। Yes. तो ये अच्छी बात है ना, तो मैसेज दे रहे हैं बहुत सारे लोगों मेरे को। अब्बू अम्मी को बहुत हेल्प करते हैं। बैठो मैं बना देता हूँ। यस। अम्मी अब्बू नाराज ना हो जाए देखकर। नो नो, अच्छा खुश होंगे? बैठे होते दोनों। अगर हम लोग घर से बाहर हैं, हम आएंगे तो दोनों खाना बना रहे होते हैं। वेरी गुड। और अगर ये थोड़ा बहुत नोकझोंक हो रही होगी ना इनकी, तो हम किसी एक आधे की साइड लेके साइड पे जाएंगे और वापस आएंगे थोड़ी देर बाद, तो उसकी नज़र में हम बुरे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ये चाय बन रही होगी, दोनों चीनी डाल रहे हैं, पति डाल रहा है और दूध डाल रहे हैं और चाय पी रहे हैं बैठ के। ये इस तरह अब्बू फुल अम्मी को इस तरह से वेरी सपोर्ट गुड करते वेरी हैं। गुड। तो मुझे ये बताएं, अब आप लोगों ने, आपका क्या प्लान है? मैंने बतूल से तो पूछ लिया, इन्होंने तो देवसाई जाना है, आपने कहाँ जाना है? मैंने एक्चुअली, मेरी जर्नी एक तरह से अभी स्टार्ट हुई है, तो मेरा जो है अभी माइंड कि मैं बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट लूँगी। और मेरा इंशाल्लाह ये भी मैंने मैनिफेस्ट ही किया है कि मैंने पूरा पाकिस्तान जो है ना बाइक पे वो कवर करना है इंशाल्लाह। अच्छा जी, आप मुझे अपने इस क्लब के हवाले से बताएं, और लड़कियां जो आप लोग के साथ ट्रैवल करती हैं या बाइक्स पे जाती हैं, उनके घरों में क्या उनको चैलेंजेस होते हैं जब आप लोग आपस में डिस्कशन करती हैं? क्या क्या चैलेंजेस जरा हमें बताएं। करके आए हैं। बहुत सी लड़कियां ऐसी जिनके घर से परमिशन नहीं मिलती, तो फिर हम जाती हैं, हम ज़रा ख़वातीन वाले किरदार में रूप वैसा लेके, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो आपको पता है। ठीक है। तो हम लड़कियां बन के जाते हैं वहाँ पे, हम हैं भी। तो हाँ ना, वो मतलब अगर ऐसे जाएंगे जैसे तो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है कि लड़की मशरकी ही होनी चाहिए, हाँ, ठीक है। तो वो इस तरह से हम उनको एग्री करते हैं तब कि जाके वो मान थोड़ा जाते मानते हैं। यस, तो वो बड़ा थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मान जाते हैं। कुछ मान जाते हैं, कुछ अभी भी
थोड़ा सा है, आज का दिन है हमारे पास, हमने जाके 2-4 बच्चियों के घर में जाके पेड़ अभी बात करनी है। yes. अगर उनके घर वाले देख रहे हैं तो प्लीज़ आप अपनी बच्चियों को इजाज़त दें। मैं भी इन दोनों के भी साथ मिल के इजाज़त मांग रही हूँ उनके लिए कि आपने उनको इजाज़त देनी है कि वो जाएँ और सेफ तरीके से जाएं। आप लोग सेफ्टी को कितना मेक श्योर करते हैं और आपके साथ जो आदमी ट्रैवल कर रहे होते हैं, ज़ाहिर आपने कहा 400-500 लोग हो जाते हैं इधर, उनका रिस्पांस कैसा है, मुझे थोड़ा सा बताएं। बहुत अच्छा है, हर लिहाज से प्रोटेक्ट करते हैं। इवन दो ये लाइंस बनी होती है हमारे इर्द गिर्द, ठीक है, हमें किसी किस्म की कोई तंगी नहीं होती। मजाल है कोई लड़की गिर जाए, मजाल है कि कोई जिगजैग कर रहा हो, बहुत तमीज़ के साथ, बहुत तमीज़ के दायरे में रह के एक टेल चल रही होती है हमारी, ठीक है, लाहौर से कश्मीर तक, ठीक है, इतनी लंबी टेल, कहीं कहीं पे जहाँ पे रश आता है हमें पता होता है, हम इशारा करते हैं कि अब यहाँ से खुद से निकलना है, खुद से निकलना, एक पॉइंट आगे डिसाइड होता है, वहाँ जाके रुकते हैं, फिर टेल बनाते हैं, 1 या 2 टेल बनी होती है। तो आप लोग की आपस में कम्युनिकेशन कैसी होती है? थ्रू अच्छा, ब्लूटूथ एंड हेड, ओके, हेड गियर, दैट्स इंटरेस्टिंग। चलिए जी, हमने ब्रेक लेनी है, जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे डिस्कशन को जारी रखेंगे। मीनवाइल कनीज़ फातिमा खाना भी बना रही हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है और अब हमारे साथ जो एक मुसन्निफ़ हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इनकी अचीवमेंट्स हैं, हसन सिद्दीकी हैं जी, जो लाहौर के क्रिएटिव राइटर भी हैं और उन्होंने हाल ही में एक बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट की है। उनकी जो शॉर्ट स्टोरी है अ क्रिसमस होमलेस केओ, इंग्लैंड में जी नुमाइश के लिए मुंतखब किया गया है, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ी एजाज़ की बात है हम सब के लिए। हसन की जो कहानी है जी, ये बेघरों के लिए हमदर्दी और मेहरबानी के मौज़ूआत पर मबनी है और इस पर ज़ोर दिया गया है। हसन की जो अदबी सलाहियतें हैं उनसे कोई डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि इससे पहले भी जो उनकी अचीवमेंट है वो बहुत ज़बरदस्त है। इनकी जो तहरीरें हैं वो आलमी अदबी रिसालों में शाया हो चुकी हैं, जिसमें इल्यूमिनेशन एंड स्पिल वर्ड्स प्रेस का मैं जिक्र करूँगी, जो कि इंटरनेशनल मैगज़ीन्स हैं जिनमें इनका काम शाया हुआ है। इसके अलावा जी इनकी जो किताब है 20 ब्राइट पाथ्स स्टोरीज़ ऑफ ग्रोथ एंड लर्निंग, ये भी इंग्लैंड के अंदर शाया हुई है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इस पर भी बात करेंगे और इन्हें नासा की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया गया है और इन्होंने जी वर्ल्ड स्कॉलर्स कप में गोल्ड मेडल भी हासिल किया है। इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं माशाल्लाह हसन की। तो हसन सिद्दीकी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहूँगी हसन, आपका ये जर्नी कैसे शुरू हुआ एज अ राइटर, और माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त अचीवमेंट्स हैं, जो भी लेटेस्ट अचीवमेंट है उसके हवाले से भी हमें बताएं। जी, बेसिकली अगर हम जर्नी की बात करें तो मुझे बचपन से ही लिखने का बहुत शौक़ था और मैंने ये हमेशा नोटिस किया कि वर्ड्स जो है वो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और मुझे काफ़ी साल हो गए मुसलसल लिखते हुए और मैं जो है वो पूरे पाकिस्तान में सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हमारे लिटरेचर की जो है वो एक इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंटेशन हुई है। इंग्लैंड के एक बहुत मशहूर तारीख़ी मकाम कैंटरबरी कैथेड्रल पे मेरी शॉर्ट स्टोरी क्रिसमस होमलेस के ज़रिए और ये जो स्टोरी है वो बेसिकली इसका मकसद बेघर लोगों के बारे में लोगों को अवेयरनेस देना है, क्योंकि मेरे ख्याल में बेघर लोग जो हैं वो एक बहुत बड़ा एक इशू है पूरी दुनिया में और ये हर जगह पे पाए जाते हैं। तो स्टोरी का मकसद था कि लोगों में अवेयरनेस दी जाए कि वो बेघर लोगों का ख्याल रखें, ख़ुसूसी तौर पे जो ख़ास त्यौहार होते हैं जैसे कि क्रिसमस है या ईद है या कोई भी और त्यौहार है। तो बिल्कुल ज़बरदस्त। तो ये अचीवमेंट वहाँ पर इसको एग्जिबिट होना इट्सेल्फ बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमें थोड़ा सा बताइए, क्या सेरेमनी होती है, बुलाया जाता है या आपको सर्टिफिकेट मिलता है, इसका क्या होता है? बेसिकली वो कोई लिटरेचर का इदारा नहीं है और ना ही कोई उस तरीके से वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये एक अनयूजुअल चीज़ है कि मैंने अपनी स्टोरी सबमिट की और एक लॉन्ग प्रोसेस के बाद वो सिलेक्ट हो गई डिस्प्ले के लिए। ठीक है। तो कैंटरबरी कैथेड्रल जो है बेसिकली यूनाइटेड नेशंस ने उसको दुनिया के अजीम तरीन सकाफती मकामात में से एक करार दिया हुआ है और ये पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तानी लिटरेचर जो है वो वहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। तो ये एक हमारे लिटरेचर के हवाले से ख़ास तौर पे एक बहुत ज़्यादा खुश आइंद बात है। डेफिनेटली इससे पहले भी मैं देख रही थी आपकी बहुत सारी जो बैनुल-अक़वामी रिसाले हैं उसमें भी आपका काम शाया हुआ है और इसके अलावा आपने जो आपकी मैं पब्लिश होने वाली बुक के हवाले से भी बता रही थी, वो भी बताएं हमें। जी, बेसिकली मेरी एक किताब जो है वो 2021 में अमेरिका में पब्लिश हुई थी, 20 ब्राइट पाथ्स स्टोरीज ऑफ ग्रोथ। अमेरिका में पब्लिश हुई थी? जी, ये यूएस में पब्लिश हुई थी, डेलवेयर में। ओके। तो ये बुक जो है बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ है और इसमें जो मुख्तलिफ लाइफ लेसन्स हैं जो कि लोगों को इंस्पायर करने के लिए हैं और कि वो होपफुल रहें और उनको इनकरेज करने के लिए
और बिल्कुल मेरा काम जो है वो डिफरेंट इंटरनेशनल लिटरेचर मैगजीन्स में पब्लिश हो चुका है, जिसमें स्पिलवर्स प्रेस है, इल्यूमिनेशन है, स्टोरी मेकर है, डेटा ड्रिवन फिक्शन है। तो ये डिफरेंट मेरा काम जो है वो डिस्प्ले हो चुका है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन कर पा रहा हूँ। नहीं, वी आर सो प्राउड ऑफ यू हसन, आप पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से करें। नासा के हवाले से भी मैंने अभी एक सर्टिफिकेट का पढ़ा, आपका साइफाई रिलेटेड भी कोई काम है, किस बेसिस के ऊपर आपको ये सर्टिफिकेट मिला? बेसिकली मुझे ये सर्टिफिकेशन जो है वो एसे राइटिंग पे मिली थी। मैंने जुपिटर मून यूरोपा के बारे में जो है वो एक एसे लिखा था, तो ये उस पर मुझे सर्टिफिकेशन मिली थी। वरना नासा जो है बेसिकली आपको पता है कि वो एक इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी है, तो वो डायरेक्टली कोई राइटिंग का इदारा नहीं है, तो लेकिन वो वहाँ से ये सर्टिफिकेशन मिलना एक बहुत बड़े एजाज़ की बात थी। और क्योंकि मेरा जो दिलचस्पी है वो स्पेस साइंस में भी कुछ हद तक है, तो इसलिए जो है वो मैंने उस पर जो आपने जुपिटर के हवाले से लिखा है से वो क्या था? बिकॉज हमने तो मून्स के हवाले से बहुत कुछ पढ़ा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मून्स हैं जुपिटर पे। जी बेसिकली जुपिटर मून यूरोपा जो है वो उसके हवाले से ये ऐसे था कि उसमें जो है वो यूरोपा की कंडीशंस कैसी हैं, वहाँ का जो है वो माहौल कैसा है, तो डिफरेंट इसमें तो बहुत रिसर्च की होगी ना आपने? हाँ, इसको जो है वो 2019 में आई थिंक ये चीज़ हुई थी, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे इस पर काफ़ी रिसर्च भी मैंने की थी और उसके बाद फिर ये जो है वो इशू। अच्छा हसन, आप राइटिंग, जब आप कोई एज अ राइटर काम करना सोचते हैं तो उसके लिए आपका खुद इटसेल्फ बहुत सारी बुक रीडिंग, इस तरह का एक्सपोजर, रिसर्च वर्क बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। आपको क्या बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था बुक रीडिंग में जब आपने अपना ये इंटरेस्ट डेवलप किया? क्योंकि नॉर्मली इन जेनेरिक आप जहाँ पे बुक रीडिंग का कॉन्सेप्ट विद टाइम कम हुआ है, एज वी ऑल नो, जहाँ बहुत सारे लोग पढ़ते भी हैं, लेकिन अब ये एक वो हॉबी नहीं है जो शायद पहले बहुत ज़्यादा लोग ऑप्ट किया करते थे। बेसिकली मुझे लगता है ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है। अच्छा। खासतौर पर पाकिस्तान में लोगों को लगता है कि किताबों का ज़माना चला गया। हाँ। हालांकि अगर बात की जाए तो बल्कि किताबों का ज़माना बढ़ रहा है। मैं उसकी एक मिसाल दूंगा, एक लाहौर में एक गुलबर्ग में बुक स्टोर है रीडिंग्स, बहुत फेमस। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप वहाँ जाके देखें तो उनकी जो मंथली सेल्स है वो भी जो है वो इट्स इन मिलियंस। और उन्होंने जो है वो अपनी एक दूसरी ब्रांच ओपन की और उसके बाद उन्होंने अपनी एक तीसरी ब्रांच ओपन करें जो उससे भी बड़ी है। तो अगर बुक स्टोर्स तरक्की कर रहे हैं तो इसका सादा सा मतलब ये है कि ऑब्वियसली बुक सेल्स हो रही हैं। अच्छा, लेकिन हसन इसमें बुक स्टोर्स की बात नहीं, हमारे यहाँ लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट उस तरह से नहीं है। पहले शायद लाइब्रेरीज में लोग जाकर पढ़ा करते थे। आई रिमेम्बर मेरे अब्बू जाया करते थे लाइब्रेरी, उनकी एक रूटीन थी। लेकिन बहुत सारे लोग, अब मैं नहीं सुनती कि लोग लाइब्रेरीज जा रहे हैं, और हमारे पास पब्लिक लाइब्रेरीज भी उस तरह से नहीं है। हाँ, पब्लिक लाइब्रेरीज की भी कमी है और ऑब्वियसली उस तरीके से रुझान नहीं है जैसा कि आपने बताया कि पुराने ज़माने में ऑब्वियसली था कि लोग स्पेशली लाइब्रेरीज जाते थे। अब ये होता है कि वो या तो मोस्टली बुक ख़रीद के पढ़ लेते हैं घर में, तो उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं है। और मेरे ख्याल में इसलिए ज़रूरी है कि लिटरेचर के हवाले से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है और लोगों में अवेयरनेस की ज़रूरत है कि किताब पढ़ने का फ़ायदा क्या है, आपको क्यों जो है वो लाइब्रेरीज़ में जाना चाहिए या बुक स्टोर्स में जाना चाहिए और किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए इसका क्या किरदार होता है। अच्छा नहीं, अभी आप जो बात कर रहे हैं आई अग्री विद दैट, बट माई पॉइंट इज़ पहले हमने देखा है कि आई रिमेंबर कि मैं जाती थी तो मुझे फुटपाथ के ऊपर बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई मिल जाती थी जो कि बहुत मिनिमल अमाउंट में आपको अवेलेबल हुआ करती थी, और वो एक जो कह लें सस्ता लिटरेचर जो हमें मिलता था पढ़ने के लिए। लेकिन अब वो वाली चीज़ भी मैंने बहुत कम देखी है, उस तरह से हमें बुक्स नहीं मिलती हैं। जिन स्टोर्स की आप बात करें, दे हैव लिटरेचर, दे हैव गुड बुक्स, बट ज़ाहिर है हर किसी के अफोर्ड नहीं कर सकता, उसकी प्राइस रेंज बड़ी वेरी करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस हवाले से भी मैं आपका बिल्कुल, बुक्स जो है वो एक एक्सपेंसिव हॉबी बन चुकी है और बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि इट्स अ रिच पीपल्स हॉबी। एग्जैक्टली। तो बिल्कुल किताबों को जो है वो विद इन रीच होना चाहिए, और ये वाकई एक ये भी इशू है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते सब लोग किताबें पढ़ना। लेकिन मेरे ख्याल में इसके लिए भी कुछ इनिशिएटिव्स होने चाहिए कि कैसे बुक्स को जो वो एक्सेसिबल किया जाए जनरल पब्लिक के लिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, मीनवाइल हम जब हसन से बात करें तो किचन के अंदर कनीज़ फातिमा ने खाना रेडी कर लिया है, ज़रा फाइनल प्रेजेंटेशन दिखाएं। यस, तो मुझे कनीज़ फातिमा ये बताया, आपने इस पर गार्निशिंग बहुत अच्छी किया, इसमें आपने कोयले का दम दिया? यस, मैंने बिल्कुल लास्ट पे दे दिया है, और गार्निशिंग मैंने की है जिंजर, कोरिएंडर एंड विद लेमन। लवली, लेमन के साथ भी? यस, लेमन के साथ। ओके, परफेक्ट। और इसका टेस्ट बिल्कुल आपको तंदूरी फील, स्मोकी फील में मिलेगा। थैंक यू वेरी मच कनीज़ फातिमा, बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी रेसिपी हमारे साथ शेयर की। जी कनीज़ फातिमा, आप अपना मुझे इंस्टाग्राम हैंडल बताएं।
मेरा इंस्टाग्राम है foodconnect.kf के नाम से। ओके, foodconnect.kf के नाम से। परफेक्ट जी। अगर आप कनीज़ फातिमा की रेसिपीज़ और भी देखना चाहते हैं तो आप इनके इंस्टाग्राम को देखें, आपको बड़ी अच्छी रेसिपीज़ मिलेंगी। अच्छा हसन, मुझे ये आगे कोई फाइल नज़र आ रही है, ये कौन सा काम है ज़रा बताएं। बेसिकली ये जो स्टोरी वहाँ पे सिलेक्शन के बाद डिस्प्ले हुई है वो ये स्टोरी है। ओके, प्लीज़ कैमरा में दिखाएं इसको। होमलेस जो अच्छा, है ये स्टोरी है, इट वाज अ शॉर्ट स्टोरी। यस, इट्स अ शॉर्ट स्टोरी और इस बेसिकली ये एक मदर डॉटर की जर्नी है कि उसमें हम देखते हैं कि वो रियूनाइट होते हैं आफ्टर मैनी इयर्स। तो इसमें बेसिकली दिखाया गया कि कैसे होमलेस लोगों की स्ट्रगल होती है और वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, क्योंकि वो भी इंसान होते हैं और उनके रिलेशनशिप्स होते हैं, लेकिन वो सब लोगों से कट चुके होते हैं और वो अकेले ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। और इस स्टोरी के अगर आइडिया की बात की जाए तो वो मुझे इस तरीके से आया था कि मैं एक दफ़ा एक सड़क से गुजर रहा था और मैंने देखा कि एक होमलेस आदमी है और वो लेटा हुआ है और उसकी बहुत खस्ता हालत है। तो उसको देख के मेरे माइंड में एक पूरी स्टोरी का आइडिया आया और मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ पर लिखना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया का बहुत बड़ा मसला है और इस पर बात ज़रूर होनी चाहिए। तो अभी हसन, आपका कोई और प्रोजेक्ट जिस पे आप काम कर रहे हैं, कोई ऐसी बुक जो आप लिख रहे हो किसी टॉपिक रिलेटेड? जी, बेसिकली मैं जो है वो पीरियड्स एंड यू एम्पावरिंग पाकिस्तानी गर्ल्स, ये जो है वो मेरी अपकमिंग बुक होगी। और इस किताब का मकसद ये है कि पाकिस्तानी जैसे सोसाइटी में जहाँ पे जो है वो लड़कियों के लिए पीरियड एजुकेशन की बहुत कमी है और बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, तो उनको एड्रेस करने के लिए और यंग जो लड़कियां हैं, चाहे वो स्कूल में हैं, कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में, उनको एजुकेट करने के लिए कि वो कैसे ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल अपना अच्छे तरीके से ख्याल रख सकती हैं। तो उस किताब का ये मकसद है। वाओ, अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये किताब बिल्कुल अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके अलावा मैं जो है एक डिजिटल मैगजीन का भी फाउंडर हूँ जिसका नाम है द फीमेल टाइम्स। ठीक है। और वो जो है वो बेसिकली फोकस्ड है फीमेल इशूज़ को हाईलाइट करने के लिए, जो कि दुनिया भर में ख़वातीन को मुख्तलिफ किस्म के मसाइल फेस करना पड़ते हैं। फीमेल्स टाइम, ऑब्वियसली आपने खुद भी जिक्र किया कि आपका पर्पस ये कि आपकी ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंसेस के जो चैलेंजेस आप ख़वातीन को लेकर एड्रेस कर रहे हैं। बिल्कुल ऑब्जर्वेशन है। जैसे मैं आपको एक बताऊं ऑफिस के हवाले से कि वहाँ पे जो फॉर एग्जांपल अगर किसी फीमेल को जो है वो छुट्टी चाहिए, रेस्ट चाहिए और वो अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो वो कभी भी एचआर को ये नहीं कहेंगी कि आई एम ऑन पीरियड्स, बल्कि वो उनको झूठ बोलना पड़ता है और उनको सही बोलना पड़ता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने सच बोला तो समझा नहीं जाएगा उस बात को। और ये बदकिस्मती है बहुत बड़ी कि पाकिस्तान सोसाइटी, मुझे लगता है कि ख़वातीन से ज़्यादा मर्दों को ज़रूरत है कि वो पीरियड एजुकेशन हासिल करें, क्योंकि मर्द जो है वो ख़वातीन की ज़िंदगी का एक एसेंशियल पार्ट है। कभी भाई की सूरत में, कभी बेटे की सूरत में, कभी शोहर की सूरत में, कभी दोस्त की सूरत में, मुख्तलिफ सूरतों में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ के बारे में समझा जाए ताकि बेहतर तरीके से आप उन फीमेल्स को सपोर्ट कर सकें जो आपकी लाइफ का हिस्सा है। डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम। अच्छा जी हसन, मुझे ये बताएं, बहुत सारे यंग राइटर्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं अपना इस फील्ड के अंदर एज अ राइटर एक्सेल करने की, उनको क्या पैथ अपनाना चाहिए, क्या उनकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए इफ़ दे वांट टू बी अ गुड राइटर? मेरे ख्याल से सबसे जो अहम चीज़ है वो ये कि आपको रीडिंग से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। आप मुख्तलिफ लोगों का काम पढ़ें, आप देखें कि आपका अपना, क्योंकि राइटर्स की हज़ारों किस्में हैं, राइटिंग की हज़ारों किस्में हैं। आपने ये देखना होता है कि कौन सी चीज़ आपके लिए है। तो और वो आप एक्सप्लोरेशन ऐसे ही करते हैं कि आप मुख्तलिफ किस्म का लिटरेचर पढ़ें, आप जो है वो यूएस का भी पढ़ें, यूके का भी पढ़ें, पाकिस्तान का भी पढ़ें, डिफरेंट किस्म का मुख्तलिफ कंट्रीज़ का लिटरेचर पढ़ें और फिर आप देखें कि किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है और फिर आप प्रैक्टिस शुरू करते हैं और आप देखते हैं। और आपने सिर्फ काम पढ़ना है इंस्पायर होने के लिए, कॉपी करने के लिए नहीं, क्योंकि अगर आपने कॉपी किया तो आपकी जर्नी शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाएगी। तो अपनी यूनिक वॉइस को दुनिया के सामने लाना ही रियल आर्ट है और उसके लिए मोस्ट एसेंशियल चीज़ है रीडिंग और फिर है प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, क्योंकि राइटिंग एक दिन का काम नहीं है। आप जितना इसको पे काम करते हैं आपकी स्किल पॉलिश होती रहती है। Absolutely. और फिर ही जाके वो किसी लेवल पे जो है वो पहुंचती है। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये मेडल भी मैं देख रही हूँ, ये किस चीज़ पे मिला आपको? बेसिकली ये मुझे वर्ल्ड स्कॉलर्स कप की तरफ से जो है वो मेडल मिला था और रिसर्च राइटिंग के ऊपर। और ये बहुत खुशी की, मुझे बहुत खुशी होती है कि राइटिंग अगर मेरा पैशन है तो मैं उसको एक्सेल कर पाया हूँ। और इस पे मैं जो है वो एक बात कहना चाहूँगा स्पेशली यंग लोगों को कि अगर आपका कोई शौक़ है, चाहे वो राइटिंग है या किसी भी और फील्ड से रिलेटेड है, तो दुनिया को मत सुने कि लोग क्या कहते हैं, अपने दिल की सुने और पागलों की तरह अपने ख्वाबों का पीछा करें, ताकि जब आप मरने वाले हैं और आप अपना आखिरी सांस ले रहे हो तो आपको ये सेटिस्फेक्शन हो कि मैंने वो ज़िंदगी गुजारी
जो मैं गुजारना चाहता था या चाहती थी, ना कि वो ज़िंदगी गुजारी जो कोई चाहता था। यानी आपको कोई रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए? हाँ, रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो पछतावे होते हैं वो इंसान की ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं। वेरी वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा हसन, इन द एंड हमारे बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे, उनको कोई मैसेज देना चाहें अपनी काम के हवाले से, आपका काम, आपका इंस्टाग्राम जहाँ पे आप अपने काम के हवाले से बात भी करते हैं, एनीथिंग यू वांट टू? जी, देखने वाले जो है वो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हसन सिद्दीकी जो है वो मेरा नाम है और यही मेरा टाइटल भी है। और उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें जो है वो पाकिस्तान में क्रिएटिविटी को इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि मुझे ख़ुद भी जब मैंने स्टार्ट लिया था तो बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्करेजमेंट का सामना करना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान में अवेयरनेस कम है लिटरेचर के हवाले से या फिर क्रिएटिव फील्ड्स के हवाले से। तो ज़रूरत आ गई है कि अब इस चीज़ को जो है वो समझा जाए। और स्पेशली पेरेंट्स जो, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे जो हैं वो क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप उन्हें डिसहार्ट मत हो, ये मत सोचें कि वो कुछ कमा नहीं पाएंगे, वो कैरियर नहीं बना पाएंगे। सब कुछ हो सकता है अगर आप उन्हें इंकरेज करें और वो अपने ख्वाबों पर यकीन रखें। तो मुझे कभी नहीं पता था कि मेरा काम जो है वो इंग्लैंड के इतने मशहूर तारीख़ी मकाम पे जाएगा, जिसको हर साल लाखों लोग विज़िट करते हैं दुनिया भर से। तो सब कुछ पॉसिबल है, हर चीज़ मुमकिन है। डेफिनेटली हर चीज़ पॉसिबल है और आप उसकी एक एग्जांपल है। थैंक यू वेरी मच हसन, बहुत शुक्रिया। हसन सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे जी, अपने जर्नी के हवाले से शेयर कर रहे थे और इनका जो काम है जो इनको इंटरनेशनली रिकग्नाइज़ किया गया, डेफिनेटली हम सब के लिए, पाकिस्तान के लिए बड़े फ़ख्र की बात है। प्रोग्राम का वक्त जी ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।